मैम थोड़ा ना बड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ छोटा ही होगा, जो लॉन्ग मेल है ना वो है, ठीक है। आपको ये है ग्रेडिंग टाइप फॉर फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैम बुक नेम। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। एक्सक्यूज मी मैम। Details I will tell just पिछले पिछले इंग्लिश में 147 रिकॉर्डिंग बनी है। रिकॉर्डिंग सबकी बनी है, बस आपके पास पहुंच ही नहीं है। कौन सा टॉपिक चल रहा All है? students, somebody is saying something I think. Class. Yes, बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था? कौन सा टॉपिक चल रहा है? मैम टॉपिक एंड बुक नेम। टॉपिक और बुक मैम नेम कौन टॉपिक। सा? टॉपिक है आपका फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ। मैम लर्निंग एंड टीचिंग के। 147। And this is very very important, so listen carefully. Very important topic. Very important topic for long question. Flanders interaction analysis. English page number 147. Online students, I hope you all have confirmed your page numbers. For English it is 147, for Hindi it is 184. Done? मैम पेपर कौन सा है, थर्ड या कौन सा Paper पेपर है? third, paper third. मैम इंट्रैक्शन एनालिसिस राइट। क्या कह रहे हो? हाँ यही है। इंट्रैक्शन लर्निंग एंड एंड एनालिसिस। टीचिंग आपका पेपर है। पेपर थर्ड, लर्निंग एंड टीचिंग, टॉपिक इज फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। पेज नंबर? ओके ओके। पेज नंबर इन इंग्लिश 147, इन हिंदी 184। और बताइए, कोई दुख ओके मैम। तकलीफ रहता? नहीं तो शुरू करें। यस मैम। वो दुख अकेले झेलना पड़ेगा। तो शैल वी स्टार्ट? चलिए। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें हमें डिस्कस क्या करना है, क्या एनालिसिस करना है। देखिए इधर फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में हम डिस्कस करते हैं एक टीचर का बिहेवियर कैसा रहा थ्रू आउट द क्लास। ठीक है, थोड़ा पढ़ लिख लो, एक दिन मैं मैट्रिक्स पकड़ाऊंगी, इधर एनालिसिस करके बताना कैसा कन्वर्सेशन रहा। इसमें तो तुम लोग ही जीत जाओगे, स्टूडेंट बिहेवियर टॉप ऑन टॉप, जितनी बातें करते हो। इंटरेक्शन एनालिसिस में मतलब इसमें ये एनालिसिस होता है कि कितनी आपकी क्लास इंटरेक्टिव रही है, किसी टीचर की क्लास कितनी इंटरेक्टिव रही है, कितना लर्नर ने पार्टिसिपेट किया, कितना टीचर ने बोला, कैसी सिचुएशन रही। सिचुएशन में भी वन एंड वन क्राइटेरिया यूर मेजरिंग दैट इज इंटरेक्शन आप एनालिसिस कर रहे हो। अब ये नहीं देख रहे हो कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, नॉलेज कैसी है, डिसिप्लिन, ये नहीं। हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरेक्शन कैसा रहा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ टीचर ही टीचर बोलता रहा पूरी क्लास में, बच्चा सिर्फ पैसिव लर्नर बनकर सुन रहा है, बच्चे को कोई आंसर करने को नहीं दिया गया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, टीचर बोलता रहा बस। ठीक है, या बच्चे बहुत ज्यादा बोल रहे थे, टीचर को नहीं बोलने दे रहे थे, या एक नॉर्मल जो क्लासरूम में कन्वर्सेशन चलती है जहां टीचर भी बोलता है, बच्चा भी इक्वली रेस्पॉन्ड करता है, एक आइडियल जो सिचुएशन होती है, वैसा रहा या नहीं रहा। तो इसमें आप क्या एनालिसिस कर रहे हो, लेवल ऑफ इंटरेक्शन कैसा रहा उस टीचर की क्लास का। ठीक है, इसको क्यों एनालिसिस कर रहे हैं, क्या पता चलता है इससे, क्लासरूम कैसी है, ठीक है, इंटरेक्टिव है या नहीं है, बच्चा लर्नर से इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल ला सकता है। ठीक है, उसे पता लगेगा। मान लो एनालिसिस में रिजल्ट निकल के आया कि आपकी क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा टॉकेटिव थे, टीचर का रेस्पॉन्स बहुत कम रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, तो फिर टीचर को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको एनालिसिस करते कैसे हैं, तो इसके लिए फ्लेंडर ने एक साइंटिफिक तरीका निकाला। ठीक है, इन्होंने पहले तो टीचर के बिहेवियर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, टीचर बिहेवियर को फिर स्टूडेंट बिहेवियर को इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आप सीधे आ जाइए 152 पेज नंबर, इंग्लिश में सीधा 152 पे आइए। 152 इंग्लिश में नीचे देखिए, फ्लैंडर सिस्टम फॉर इंटरेक्शन एनालिसिस। मैम हमारे में तो 3 डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट में। 3, हाँ तो 3 में साइलेंस और कंफ्यूजन अलग से कर रखा है ना। हाँ तो वो अलग ही आता है, थर्ड ही पार्ट आता है, पर उसको हम कभी कभी डिवीजन में ना दिखा के नीचे अलग से लिखते हैं इसलिए। ठीक है, 3 पार्ट है।
तो इसमें हमने मेनली तीन क्या हमारी जो कैटेगरीज होती हैं देखो, एक होता है टीचर टॉक, ये खत्म हो जाएगा, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक एंड लास्ट साइलेंस और कंफ्यूजन, ठीक है, 3 पार्ट। टीचर्स टॉक, स्टूडेंट्स टॉक, थर्ड वन इज साइलेंस और कंफ्यूजन। साइलेंस और कंफ्यूजन, ठीक है। स्प्लेंडर ने क्या किया, पूरे क्लासरूम बिहेवियर को, जितना भी इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए टॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। टीचर्स टॉक, स्टूडेंट टॉक, और एक जगह ऐसी होती है जहां ना टीचर बोल रहा होता है ना जहां स्टूडेंट बोल रहा होता है। जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया, मैंने आपको बोला ओपन योर नोटबुक एंड नोट इट डाउन, तो आप लिख रहे होते हो, आप कंसंट्रेट, और मैं भी एक जगह खड़ी होती हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि सब बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तो साइलेंस होती है, ठीक है ना। या मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, बच्चे को समझ नहीं आया, खड़ा हुआ 2 सेकंड के लिए वो कंफ्यूजन वाली स्टेट चली गई, बच्चे को समझ नहीं आया, फिर वो बोलेगा मैम प्लीज रिपीट, कुछ बोलेगा, तो थोड़ी देर के लिए जो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन होती है कभी कभी, ठीक है। तो साइलेंस और कंफ्यूजन। टीचर टॉक एंड स्टूडेंट टॉक। तो टीचर टॉक को अगेन हम 7 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टोटल 7। टीचर टॉक में कितने कैटेगरी आती है, 7। 2 कैटेगरीज आती है स्टूडेंट टॉक में, और एक लास्ट वाला आपका साइलेंस और कंफ्यूजन, हो गए टोटल 10 कैटेगरीज। 7 टीचर टॉक में कितनी कैटेगरी आती है, 7। ये 7 हो गए, टोटल 10 कैटेगरीज है। 7 आ गए टीचर टॉक में, स्टूडेंट टॉक में आ गए 2, और ये अकेला एक अपना कैटेगरी है साइलेंस और कंफ्यूजन, टोटल 10 कैटेगरीज हो गई। अब टीचर्स टॉक को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। टीचर्स टॉक अगेन डिवाइड हो जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और परोक्ष, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आती है 3 कैटेगरीज, देखो ये बालाजी में ना नीचे 4 दे रखा है, वो काट दो बेटा, ये 3 कैटेगरी है डायरेक्ट में, 3 4 नंबर भी दे रखा है, ये 4 नहीं है, ये क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी सेम ही होता है, तो एक 4 दे रखा है ना, उसको काट दो। तो डायरेक्ट में 3 आता है, इनडायरेक्ट में 4 आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट में 3 आता है, इनडायरेक्ट में 4 आता है। तो डायरेक्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट में 3 कैटेगरीज आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट में 3 कैटेगरीज, इनडायरेक्ट में 4 कैटेगरीज। तो 7 को भी फिर अगेन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, डायरेक्ट में 3 कैटेगरीज, इनडायरेक्ट में 4 कैटेगरीज। तो डायरेक्ट में आता है लेक्चरिंग, ठीक है, लेक्चर जब दे रहा है डायरेक्ट इंटरेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन जिसमें टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मींस गिविंग डायरेक्शन, निर्देश देना, ओपन योर नोटबुक, ठीक है, स्टैंड अप, टेल मी योर आंसर, ठीक है, ये सब डायरेक्शन जो टीचर क्लास में दे रहा है, डायरेक्टिंग, उसमें बातचीत डायरेक्ट हो रही है, तो इसलिए डायरेक्ट कैटेगरी में आ रहा है। थर्ड है आपका क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग, क्रिटिसाइज करना, मान लो बच्चे ने रॉन्ग रेस्पॉन्स दिया, तो आप उसको बता रहे हो दिस इज नॉट द राइट आंसर, यू शुड आंसर लाइक दिस, इन दिस वे, ठीक है, क्रिटिसाइजिंग, ये ऐसा नहीं बेटा, आपको ऐसे आंसर करना चाहिए था, मैं आपकी बता रही हूँ, आपकी गलती बता रही हूँ, आपको क्रिटिसाइज कर रही हूँ। जस्टिफाइंग अथॉरिटी, तो वो होता है, वो भी डायरेक्ट ही हम कम्युनिकेट करके बता रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट टॉक में आता है। क्या होगा आपकी बुक में, देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ, आलोचना, क्रिटिसिज्म, आलोचना, उसी को तो बोलते हैं ना, आलोचना करना। एक वर्ड और बोला था ना, नहीं, ये है जस्टिफाइंग अथॉरिटी, जस्टिफाइंग टाइप कुछ हो गया है। नहीं तो उसमें क्या लिखा है, अथॉरिटी जस्टिफाई करना, तो अपने क्लास में टीचर जो अपनी पोजीशन है ना उसको जस्टिफाई करता हो, कुछ और आपको बताता हुआ, जस्टिफाइंग अथॉरिटी। इसमें एक लिखा है व्याख्या देना, निर्देश और आलोचना। हाँ, वो आलोचना हो गया, जस्टिफाइंग अथॉरिटी देखो, टीचर की तो पोजीशन है ना, जस्ट मेरी अथॉरिटी है इस क्लास के ऊपर, अथॉरिटी है, ठीक है, मैं समझा रही हूँ, तो जस्टिफाइंग अथॉरिटी, मेरी अथॉरिटी, उसके लिए मैं आपको कुछ बोल सकती हूँ, कुछ गाइड कर सकती हूँ, वो चीज होती है जस्टिफाइंग अथॉरिटी। ये सेम ही होता है, ठीक है, बालाजी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक नंबर 4 दे रखा है, जस्टिफाइंग अथॉरिटी, वो नहीं है 4, वो
तीन ही कैटेगरीज आती है, ठीक है, उसको कट कर दो, नंबर को कंफ्यूजन होगी नहीं तो। जस्टिफाइंग अथॉरिटी में नंबर 4 दे रखा है, उसको हटा लीजिए। न्यायपूर्ण हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और लंबा जाएगा, ध्यान से देखिए। तो डायरेक्ट में क्या आ गया, लेक्चरिंग, डायरेक्टिंग, क्रिटिसाइजिंग, जस्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या चीजें आती है, जहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली चल रही है चीजें, ठीक है। डायरेक्ट ना होके एक्सेप्ट फीलिंग, ये क्या होती है बताइए, ठीक है। नंबर 1 एक्सेप्ट में 4 है, एक्सेप्ट फीलिंग, एक्सेप्ट फीलिंग, प्रेजिंग एंड कर रहा है, एनकरेज कर रहा है बच्चे को। ये सब क्या है, देखो ये सब टीचिंग के पार्ट है, मेन टीचिंग नहीं है, सब टीचिंग के पार्ट है, साथ में एनकरेज करना। कोई बोल रहा है कुछ? वहाँ पर म्यूट इंट्रोडक्शन होता है। Am I audible to all of you, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. Someone's हिंदी के microphone is लिए unmuted. फर्स्ट I नहीं think बता please mute yourself. Someone's Ma'am, microphone is unmuted. It is creating disturbance. Please mute yourself. मैम इसे थोड़ा हिंदी में भी आप समझा दीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी हिंदी की बुक से भी करा दूंगी, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे तो मैं ओके एक्सप्लेन ओके, कर ही रही हूँ, पर वर्ड्स भी आपको बता दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम, तो ओके इंग्लिश बुक से कर ले, फिर हिंदी की बुक से करते हैं। और ओके थ्योरी पे दोनों क्लियर करो, क्योंकि मैट्रिक्स तो मैथ्स वाला काम है, वो तो उसमें कोई हिंदी इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं बता दूँ। एक्सेप्टिंग आइडियाज अभी बताती मैं, रुक जाओ, थ्योरी पोर्शन हिंदी में बता के फिर आगे मैट्रिक्स पे चलेंगे। एक्सेप्टिंग आइडियाज, आस्किंग क्वेश्चंस। मैम ये तो मुझे लग रहा है डायरेक्ट में आना चाहिए। किसमें? डायरेक्ट में अरे मतलब डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट कैसे हो सकता है? इनडायरेक्ट में क्यों नहीं होगा? आप किसी को फ्रेज कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको क्वेश्चन तो सामने ही खड़ा करके बच्चे को पूछेंगे या बाद में जाके पूछेंगे? ये पार्ट ऑफ टीचिंग है ना, इसलिए इसमें आ रहा है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में आ रहा है ना, इनका मतलब है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो ना, आप सब डायरेक्ट पूछ रहे हो तो हाँ, इनडायरेक्ट क्लास में तो हमेशा डायरेक्ट ही पूछते हैं, इनडायरेक्ट में कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन पूछना। फ्लेंडर ने आस्किंग क्वेश्चन को इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में ही लिया है, तो अपने साइकोलॉजिस्ट अपने क्राइटेरिया के ऊपर है ना, ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, उन्होंने एक मैट्रिक्स तैयार करके दिया है, समझ रहे हो। तो ये उनके व्यूज हैं, कोई आप अपोज भी कर सकते हो, बिल्कुल अपोज कर सकते हो कि मैं ये नहीं मानता ये क्राइटेरिया को, लेकिन जो फ्लेंडर ने बोला हम यहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल 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 आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अपने हिसाब से इसको रखा है इस कैटेगरी में, उनका हिसाब है। सोचने पे तो ऐसे ही लग रहा है ना, क्वेश्चन तो डायरेक्ट बिल्कुल हो सकता है, सही बोल रहे हैं। आस्किंग क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है, लेकिन फ्लेंडर ने आस्किंग क्वेश्चन को उन्होंने इनडायरेक्ट उसमें रखा है, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं आता है। उसके बाद स्टूडेंट टॉक में दो चीजें आती हैं, इसमें दो ही कैटेगरी है, एक है रेस्पॉन्डिंग, अभी हिंदी में भी करके खत्म करेंगे इसको, उसके बाद आगे चलेंगे। रेस्पॉन्डिंग, ठीक है, रेस्पॉन्ड करना, एंड सेकंड इज इनिशिएशन, किसी टॉक को इनिशिएट करना, इनिशिएशन। क्या हो गया? अभी उस पे बैठी उसमें हमें तो फिर केस कर देना चाहिए। हम देख रहे उसको बंद करो, पूरा गर्मी लग रही है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठीक है, तो रेस्पॉन्डिंग और इनिशिएशन। अब हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए, क्योंकि इसके आगे हम आएंगे, ठीक है। लाइए हिंदी बुक लीजिए। हमें टेबल बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बनानी पड़ेगी, बहुत अच्छे से, नीट एंड क्लीन, 16 मार्क्स का है, और अच्छे से लिखोगे पूरा पूरा मिल जाता है इसमें, मैट्रिक्स वैट्रिक्स बनाते हो ना, अच्छा नंबर मिल जाता है, ठीक है। समझने भर की दे रहे, इसमें फुल मार्क्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। थ्योरी वेरी तो लिखोगे सब, एक्सप्लेनेशन पर थोड़ा मैथमेटिकल है ना, टेबल सुंदर से रिप्रेजेंट करो, क्राइटेरिया लिखो। लगातार मेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है यार, नहीं आया तो अब तो आ सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना। नहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। बाकी आईपी डालिए, जितने भी क्वेश्चन देखो ना, फ्लेंडर इंटरेक्शन के बिना क्वेश्चन होता ही नहीं, तो आपको पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट। नहीं इतना आपको नहीं करना, मैं बता दूंगी, सब नहीं लिखना ना, सब नहीं लिखना, ठीक है, जितना है वहां से लिखेंगे, मैं बता दूंगी कहाँ से कौन सी जो नहीं लिखनी वो क्रॉस लगा लेना यहीं पे, ठीक है। चलो उसको मैं बता दूंगी, ठीक है, आराम से इसमें कुछ नहीं। देखो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में देखो इधर हिंदी की बुक में देखिए,
इसमें है अप्रत्यक्ष प्रभाव जो अध्यापक वार्ता है जिसको हम टीचर टॉक बोल रहे हैं, और छात्र वार्ता है जिसको स्टूडेंट टॉक बोल रहे हैं। ठीक है, अब अध्यापक वार्ता में हमने बोला ना डायरेक्ट में 3 कैटेगरीज आ रही है और इनडायरेक्ट में 4, प्रत्यक्ष में 3 आ रही है, अप्रत्यक्ष में 4 आ रही है। ठीक है, प्रत्यक्ष में 3 वही है, व्याख्या देना, लेक्चरिंग, डायरेक्टिंग निर्देश देना एंड आलोचना करना, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, वो एक ही बात। उसको इनडायरेक्ट में आते हैं भावनाओं को स्वीकारना, एक्सेप्ट द फीलिंग। ठीक है, एनकरेज करना, प्रोत्साहन देना, विचारों को स्वीकृति, एक्सेप्टिंग आइडियाज, स्टूडेंट के जो आइडियाज है उनको एक्सेप्ट करना, आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछना। छात्र वार्ता या स्टूडेंट टॉक में 2 कैटेगरी है, अध्यापक को प्रत्युत्तर देना, आंसर देना, रेस्पॉन्ड करना। उसके बाद इनिशिएशन। ठीक है, बच्चा अपने आप ही खड़ा होकर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या किसी टॉपिक को इनिशिएट कर रहा है, उसको बोलते हैं इनिशिएशन। बच्चे ने कोई बात शुरू की, कोई टॉपिक शुरू की, उसको इनिशिएशन बोलते हैं। और लास्ट कैटेगरी है आपकी साइलेंस और कंफ्यूजन। तो हिंदी वाला बच्चों आ गया समझ में। अब इन कैटेगरीज में होता क्या है वो तो मैं दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी, तो आप सुनते चलना। ठीक है, ये लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो प्लीज सुनिए, इसमें कोई हिंदी में अलग से एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, अभी मैं दोनों लैंग्वेज में ही कर रही हूँ। ठीक है, पहले आते हैं इनडायरेक्ट टॉक पे। इनडायरेक्ट देखिए, एक्सेप्ट द फीलिंग। लिसन, क्लास में जब आप जाते हो ना, आपको पहले स्टूडेंट की फीलिंग्स एक्सेप्ट करनी है। बच्चा पढ़ने के मूड में है नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा है अपसेट बैठा हुआ है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, अपसेट बैठे हुए, लड़ाई हो गई, किसी को चोट लगी हुई है, उसको दुख रहा है, क्या वो पढ़ पाएगा? आप पढ़ाओगे सारे 30 मिनट 40 मिनट नहीं ना। तो पहले आपको जाके अपनी क्लासरूम की फीलिंग्स एक्सेप्ट करनी है। या लास्ट क्लास में कुछ टीचर दे के चला गया, बच्चे ने बोर्ड रब कर दिया, मॉनिटर ने आधों ने लिखा नहीं, सब आधे बात तो उसमें परेशान है, अरे मैम डांट देगी, आपकी क्लास में तो लिखा ही नहीं है। आप जो बोल रहे हो सुन नहीं रहे, उनका लास्ट क्लास का अलग दिमाग में चल रहा है कि कोई भयंकर वाले टीचर है, उसका छूट गया तो अगली क्लास में डांटेगी, कितना स्लो लिखते हो, काम इनकम्प्लीट है। तो ये होता है, क्लास में जाने से पहले सबसे पहले आप एक्सेप्ट द फीलिंग, पहले बच्चों को रेडी करो कि जो पढ़ाने जा रहे हो दे हैव टू लिसन, सुनेंगे वो पहले। तो कुछ प्रॉब्लम है, तकलीफ है, उनकी दुख व्यथा सॉल्व करनी पड़ेगी तब जाके वो, ठीक है, उनकी फीलिंग एक्सेप्ट करनी होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, माहौल बिल्कुल माहौल देखना पड़ता है। ठीक है, कि क्लास का माहौल कैसा है, नहीं होगा तो हमें अपने हिसाब से सेट नहीं करना पड़ता है। बच्चे गेम से आए मान लो, ठीक है, गेम से आए, 2 पानी पीते रहेंगे, 2 पसीना पोंछते रहेंगे, उसके बाद तुम्हारा पीरियड लग रहा है ना, तो तुम पढ़ा रहे हो, वो अपना लगे हुए हैं। ठीक है, वो अपना कोई पानी अभी बोतल खत्म हो गई, उसके परेशानी में घूम रहा है कि बोतल खाली हो गई, पानी नहीं मिल रहा। इसके बाद तो फिर वॉशरूम जाता है या इधर-उधर घूम रहा है। ठीक है, तो यही सबसे पहले जाके आपको क्लास की फीलिंग्स एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, माहौल देखना है, और नहीं है तो अपने हिसाब से सेट करना है। तो यही होती है, स्टूडेंट की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ही वो आपकी क्लास को सुनेंगे, जो बातें बोलोगे पढ़ाओगे वो सुनेंगे। सेकंड में आता है आपका, ठीक है, इनडायरेक्ट से शुरू कर रहे हैं ना, तो प्रेजिंग और एनकरेजिंग में क्या होता है, जब हम बच्चे को तारीफ कर रहे हैं, कुछ उसने सही आंसर किया है ना, कोई अच्छा टॉक इनिशिएट किया अपने आप में, उसने कुछ टॉपिक शुरू किया है, बहुत अच्छा है, तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा, वेल डन। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद आते हैं एक्सेप्टिंग आइडियाज। ठीक है, एक्सेप्टिंग आइडियाज में हम आते हैं जब स्टूडेंट कुछ बोल रहा है। ठीक है, मान लो मैं तो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपके मन में कुछ आइडिया आया, एग्जाम्पल आया, आपने खड़े होके बोला, तो मैंने आपके उस एग्जाम्पल को लेके इलाबोरेट किया, तो मैंने स्टूडेंट के आइडिया को एक्सेप्ट किया और अपने हिसाब से एक्सप्लेन भी किया, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टिंग द आइडिया। स्टूडेंट का आइडिया था, आपका नहीं था, बच्चे ने कोई नया एग्जाम्पल दिया, पर उस एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, तो मैंने लेके उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, दैट इज होता है एक्सेप्टिंग द आइडियाज। ठीक है, आस्किंग क्वेश्चन तो पता ही है, टीचर पढ़ाएगा तो बीच में क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट में लेक्चरिंग, तो आपको समझ में आ रहा है, जो मैं अभी कर रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। फिर डायरेक्शन देती हूँ, इसमें डायरेक्शन क्या होता है, म्यूट योरसेल्फ, चुप रहो, ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं ना, डायरेक्ट डायरेक्शन देना। क्लासरूम में होगा, नोटबुक ओपन कर लो बेटा, नोट डाउन कर लीजिए, है ना, ये लिख लो, कम टू ब्लैक बोर्ड, ये सब होता है, डायरेक्शन देते हैं बच्चों को। ठीक है, डायरेक्टिंग। क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। क्रिटिसाइजिंग अभी मैंने समझा ही दिया आपको, क्रिटिसाइज करना, बच्चा कोई गलत आंसर कर रहा है तो उसकी आलोचना करते हुए इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, डराना धमकाना नहीं है कि अगली बार से बच्चा खड़ा ही ना हो बोलने के लिए, ऐसा नहीं। ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बेटा ये आपको आंसर ऐसे करना चाहिए था, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा, सिट डाउन, ये होता है। ठीक है, तो क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी।
तो ये कर रहे हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉक में स्टूडेंट मैम एक क्वेश्चन है, मैम एक क्वेश्चन है मैम, 152 पेज पे जो फ्लो चार्ट है इंग्लिश बुक में, वहाँ पे 4 ईच है, डायरेक्ट में 4 है, लेक्चरिंग, डायरेक्टिंग, मैंने आपको ना स्टार्टिंग में बोला, हाँ या आई कैन और अंडरस्टैंड, मैम इनडायरेक्ट में 4 है, बोला और आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन है ना मैम, जो डिस्क्रिप्शन क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी ना वो 3 ही है, जस्टिफाइंग अथॉरिटी के आगे जो 4 लिखा है ना उसको काट दीजिए आप, वो नहीं है 4। मैम वो बात ठीक है, बट मैम मेरा कंसर्न ये है कि जो फ्लो चार्ट है उसमें डिफरेंस क्या है, बोल रहे हो? और जो फ्लो चार्ट है मैम उसमें डिफरेंस है, और जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया पेज नंबर 153 में वो डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम अच्छा ये description में में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्होंने गलत लिख रखा है, इसको हटा दो। हाँ हाँ, जी। ये तो ये गलत है, इसको मत लिखना, इसके हिसाब से लिखना। हमें फ्लो चार्ट के हिसाब से चलना है। हाँ ये गलत है, इसको सही कर लो। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। ये गलत है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत दे रखा है, ये नहीं करना, ये आप काट ही दो यहाँ से पेंसिल से। ये देखो टेबल में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले का डायरेक्ट लिख रखा है ना, उधर लिखाओ हमारे जिसका भी है वो मत लिखना तुम 1 2 3 करके, जैसे इधर है ना डिवीजन के फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन। स्टूडेंट तो देखो बच्चा कब बोलता है क्लास में, या तो टीचर की बात का रेस्पॉन्ड कर रहा है, मैंने कुछ पूछा आप आंसर करोगे, नहीं तो सेकंड आप अपने आप से कोई चीज इनिशिएट करोगे, टीचर से पूछोगे कोई नई चीज, कोई नया एग्जांपल, तो इनिशिएट करना, किसी नई चीज को शुरू करना, ठीक है, ये भी हो सकता है, तो इनिशिएशन। और साइलेंस और कंफ्यूजन होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया, बच्चे लिख रहे हैं, अब इस टाइम ना मैं बोल रही हूँ ना आप बोल रहे हो, मैं साइड में खड़ी मैं देख रही हूँ, बच्चे लिख रहे नहीं, बच्चा अपना लिख रहे, तो साइलेंस होती है उस टाइम क्लास में, है ना, तो इस तरीके से साइलेंस और कंफ्यूजन। या मान लो टेस्ट लिया है मैंने, एक बच्चा कलेक्ट कर रहा है, चुपचाप बैठे हैं, मैं चुपचाप बैठी हूँ, एक बच्चा है जो कलेक्ट कर रहा है आंसर शीट, साइलेंस है, तो इस तरीके से साइलेंस और कंफ्यूजन। पेपर में भी तो ऐसा ही हाँ टेस्ट में, ठीक है, तो उसमें इंटरेक्शन एनालिसिस थोड़ी करेंगे, टेस्ट में तो चुप ही बैठना है, इंटरेक्शन एनालिसिस क्लासरूम का होगा ना, टेस्ट वाले उसका नहीं होगा। ये भी टीचर टॉक्स के है ना दोनों, कौन से? ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट जो, हाँ वो टीचर टॉक की 2 कैटेगरी है, देखो इधर डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्सप्लेन करके जो बताए गए हिंदी के, हाँ वही है, वही है ना, एक्सप्लेन यही है, ठीक है, वही है, टीचर टॉक में डायरेक्ट इंडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट की 4 कैटेगरी है, डायरेक्ट की 3 कैटेगरी है, 7 कैटेगरी यहाँ खत्म है, 2 स्टूडेंट टॉक की थी, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चले। लास्ट कैटेगरी साइलेंस और कंफ्यूजन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा, फिर आगे चलेंगे। यस मैम क्लियर है। यस मैम। पेन वाला अलग है ना, साइलेंस और कंफ्यूजन उसी में कर दिया ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। नहीं, उसको अलग 10 नंबर लिख लो, 10 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, को एक मान लो, लिखा हुआ है वो थोड़ा सा यहाँ पे नहीं लिखा टैन को एक मान लो ना, कोई बात नहीं, देखो है, देखो उसको बोल रही हूँ। लिसन, बुक में कोई कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूज मैंने जो लगाया ना नंबर ऐसे लगा लो, टीचर स्टॉक में ये इधर 4 कैटेगरी, इधर 3 7 हो गए, 2 ये है 8 और 9, और लास्ट वाला साइलेंस और कंफ्यूजन, ठीक है, ये 10 कैटेगरीज हो गई। अब करेंगे एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। अब मान लो मुझे ऑब्जर्व करना है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना, मैंने किसी को ऑब्जर्वर बनाया, आपको बनाया, ठीक है, कि आप क्लास का इंटरेक्शन एनालिसिस करोगे, तो पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि आपको कैसे कैटेगराइज करना है, और ये नंबर भी उस हिसाब से चलता है, तो नंबर का ध्यान रखना, ठीक है, नंबर का ध्यान रखना। जैसे ये 1 2 3 4 7 जो नंबर दिए हुए, जैसे मान लो मैं बच्चों की फीलिंग एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, बच्चे से पूछ रही हूँ, कोई उसने बोला कि मैम मुझे बहुत प्यास लगी, मेरी वाटर बोतल खाली है, प्लीज मैं जाऊँ भर के लाऊं तो ही मैं पढ़ पाऊंगा, फीलिंग एक्सेप्ट, ठीक है, तो मैं देखूंगी क्लास में ये चल रहा है, तो मैं नंबर 1 लगा दूंगी, ठीक है। अगर मान लो मेरी क्लास में क्या चल रहा है, गिव्स डायरेक्शन, टीचर कोई डायरेक्शन दे रही है, तो मैं नंबर 6 लगा दूंगी। मान लो आस्क क्वेश्चन, टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं नंबर 4 लगा दूंगी। क्लास में चल क्या रहा है, नंबर सेम ही है, ये तो ग्राफ बनाने जो वाला चल रहा होगा उस हिसाब से नंबर लगाएंगे। इंडायरेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं, पहले कौन सा है ये बता रहे हो ना, तो मतलब जो नंबर इस हिसाब से चल रहे उस अकॉर्डिंग नंबर देना है आपको। हाँ, ये तो ऐसे लिखा है, तो फिर ग्राफ बनाते हैं ना ऐसे, रहेगा ही नहीं ना कुछ। अभी पहले लिखेंगे नंबर, हर 3 सेकंड में रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशन, हर 3 सेकंड के अंदर। तो मैम ऐसे तो मैम ये करेंगे देखिए क्या, ग्राफ बनाएंगे, क्या रिकॉर्ड हुआ, उसका मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे उसका, फिर कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज वगैरह,
ठीक है, वो करते हैं, फिर पता लगाते हैं टीचर टॉप कितना रहा, स्टूडेंट टॉप कितना रहा, उसको एनालिसिस करते हैं। तो मतलब इनके जो एक क्रम है उनको चेंज नहीं कर सकते? नहीं, इसको नहीं चेंज कर सकते। नहीं, ये नहीं। अगर साइलेंस कंफ्यूजन चल रहा है तो 10 ही लगाना है। साइलेंस चल रही है अगर ना सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। अगर साइलेंस कंफ्यूजन चल रहा है 10 नंबर पे आ रहा है तो 10 ही लिखना है। अगर क्लास में साइलेंस है, टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया, बच्चा अपने नोटबुक में लिख रहा है, साइलेंस चल रहा है 10, तो हर 3 सेकंड में ही तो जरूरी नहीं हो साइलेंस खत्म हो जाए, फिर से आएगा, फिर से 10, जब तक चलता रहेगा सेम नंबर रिपीट होता रहेगा एवरी 3 सेकंड। समझ आ गया मतलब डायरेक्ट में ऊपर नीचे क्वेश्चन वो कर रहा है, जैसे पहले प्रश्न पूछना ये भी नहीं करना ना, सीरियल में सीरियल में लिखना है, नंबर डाल के लिखना है, सीरियली लिखना है, नंबर के साथ लिखना है, ठीक है। नंबर चेंज नहीं करना, नंबर का बहुत बड़ा रोल है, नंबर गलत लिख दोगे ना पूरा एनालिसिस गलत हो जाएगा। सीक्वेंस में लिखना है विद सीरियल नंबर। देखो मैं बता रही हूँ क्या करें, ठीक है। एक्सेप्ट फीलिंग नंबर 1, प्रेज नंबर 2, एक्सेप्ट आइडियाज नंबर 3, आस्क क्वेश्चन नंबर 4, लेक्चर 5, गिव डायरेक्शन 6, क्रिटिसाइजिंग 7, 8 है रेस्पॉन्ड, 9 है इनिशिएशन, 10 है साइलेंस और कंफ्यूजन। यही सीक्वेंस चलेगा, यही सीक्वेंस चलेगा, ठीक है क्लास, यही सीक्वेंस चलेगा। आगे समझ सकते। साइलेंट चल रहा होगा तो 10 ही लिखेंगे, फीलिंग एक्सेप्ट हो रही होगी तो 1 ही चलेगा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स गेटिंग? Yes, ma'am. You have to write it in sequence only. You can never change the sequence or number. Students don't talk बेटा, बहुत बातें हो जाती, ठीक है। अभी करेंगे एनकोडिंग प्रोसेस एंड डिकोडिंग प्रोसेस। पहले करेंगे एनकोडिंग। मान लो मैंने आपको बिठाया पीछे, तो आप पहले नंबर लगाते जाओगे क्लास में, उसको बोलते हैं एनकोडिंग करना, ठीक है। क्लास को ऑब्जर्व करके हम नंबर लिखते जाएंगे, क्या क्या नंबर आएंगे, एनकोडिंग होगा बेटा हिंदी में। मैम हिंदी में नहीं है ये। पहले एनकोडिंग करेंगे फिर डिकोडिंग करेंगे। लाइए दिखाइए, हिंदी में भी होगा फिर नहीं होगा। ये सांखेड़ी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये बनाना तो बहुत इजी है। उसको तो ये है देखिए अंकन प्रक्रिया, लिसन। अंकन प्रक्रिया जो है वही एनकोडिंग प्रोसेस है। अंकन प्रक्रिया जो हिंदी में है, हिंदी में जो अंकन प्रक्रिया है वही इंग्लिश की एनकोडिंग प्रोसेस है, सेम है। पेज नंबर हिंदी में 191 अंकन प्रक्रिया और इंग्लिश में एनकोडिंग प्रोसेस 154। मैम ये आधार प्रेम नहीं करना, 191 पे है अंकन। नहीं, ये है रूल है, आधारभूत नियम भी करना है ना, ये एनकोडिंग के क्या नियम है वो कुछ रूल भी मानने पड़ते हैं, ठीक है, वो भी करना पड़ता है। ये मैम पेपर में बना रही है, बनाना है, सब बनाना है। ये लो 4 पेज तो मैम हो जाएगी आराम से। जी, तो कह रहे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो स्कोरिंग भी रहता है इसके लिए। ये तो तुम मैट्रिक्स बनाओगे वैसे भरा पूरा बहुत सुंदर का आंसर लगता है, 4 नंबर भी पूरे मिलते हैं इसके। मैम बस समझने की बात है, बस हाँ बस इसलिए कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आया उतना समझ में आया, पीपल टॉक स्टूडेंट टॉक इतना समझ में आया, क्यों भी नहीं आया। ये तो समझ आ गई है। इसके आगे अब तो शुरू कहाँ किया बच्चा, अभी सब शुरू करेंगे और बहुत आसानी से करेंगे, सब समझ आएगा, क्यों नहीं आएगा। यहाँ के आगे समझ लीजिए। अभी तो समझाया कहाँ है, तुमको पहले ही डर लगने लग रहा है। नहीं नहीं, कुछ मैथ नहीं है, कुछ मैथ नहीं है। देखो देखो, ठीक है। अब एनकोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। एनकोडिंग करते हैं, सबसे पहले जो एनकोडर बैठा है, जो अंकन प्रक्रिया के लिए बैठा है इंसान, वो है अभी हमारी क्लास में, ठीक है। तो उनको पहले कोड नंबर्स याद होने चाहिए, है ना। मुझे मान लो लिखना है कौन से, मुझे अगर नंबर ही नहीं याद तो मैं लगाऊंगी कैसे, उसमें देखने का तो टाइम होता नहीं एवरी 3 सेकंड में। आपको याद होना, जो कैटेगरी चल रही है, क्वेश्चन पूछा 4, साइलेंट चल रही है 10, फटाफट फटाफट आपको नंबर डालते जाना है, ठीक है। तो जो एनकोडर होगा सबसे पहले उसको कोड नंबर्स मेमोराइज होने चाहिए, याद होने चाहिए। प्लेस ऑफ सिटिंग ऐसा होना चाहिए जहां से उसको अच्छे से दिखे, पूरा कन्वर्सेशन बच्चों का टीचर का अच्छे से दिखे, प्लेस ऑफ सिटिंग होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग द कैटेगरी नंबर, हर 3 सेकंड पे जैसे ही होगा उनको नंबर लगा देना है, हर 3 सेकंड पे लगाते जाना है,
पूरी क्लास 35 मिनट्स की क्लास है, 40 मिनट्स की क्लास है, हर 3 सेकंड में उनको नंबर लगाना है, ठीक है, नंबर लिखते जाना है। इंस्टेंट रिकॉर्डिंग, तुरंत देख रहे हो और इंस्टेंट हो रहा है साथ के साथ, ठीक है। रिकॉर्डिंग इन अनसर्टेनिटी, अब मान लो कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी कैटेगरी है, तो जो कैटेगरी नहीं समझ में आई ना, तो बीच में 10 कैटेगरी में से बीच में क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो मान लो आपको 3 और 4 में कंफ्यूजन चल रहा है कि कौन सी कैटेगरी चल रही है, तो आप कौन सा लगाते हो, 5 से जो फर्देस्ट होता है, जो सबसे दूर होगा ना वो लगाओगे, पास वाला नहीं लगाओगे, दूर वाला लगाओगे, ये रूल होता है। जब 2 कैटेगरी में कंफ्यूजन है तो 5 से जो सबसे दूर होगा उसमें लगाओगे, मतलब तुमको 4 में और 2 में कंफ्यूजन हो रहा है, दूर कौन से है, 5 से 2, या नीचे भी ऐसे ही है 6 7 8, मान लो तुमको 7 और 8 में कंफ्यूजन है तो 5 से दूर कौन सा हुआ, 8, 5 से जो दूर रहेगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, दूर वाला लगाओ। 7 8 5 से तो 1 वाला सबसे दूर होगा ना, नहीं, अगर मान लो कंफ्यूजन जिसमें उन दोनों के बीच देखेंगे ना, अच्छा, ठीक है, मान लो मेरे को 2 और 3 में है तो इन दोनों में 5 में से दूर कौन है, अगर मुझे 7 8 में कंफ्यूजन है तो 5 से सबसे ज्यादा दूर 8 होगा, 7 तो पास होगा। तो जिन 2 कैटेगरीज के बीच में कंफ्यूजन है उसमें हम 5 से लेके चेक कर लेंगे, जो फर्देस्ट होगा, जो सबसे दूर होगा उसको लिख देंगे। कंफ्यूजन की स्टेट में इंसान ही तो है ना, हो सकता है कभी नहीं समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट बताने के बाद भी हो जाता है, तो कंफ्यूजन के स्टेट में जो 5 से दूर वाला कैटेगरी रहेगी, दूर वाली फर्देस्ट वाली, वो लिख देंगे, ठीक है। कंफ्यूजन ये तो रूल में होगा ना, रूल है ये, ठीक है, रूल में ही है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रूल में ही है, फ्लेंडर नहीं बोला है, ठीक है। इसमें हम बस इसमें 10 बच्चों का ही तो बनाया है। ये जो एग्जांपल में आपको 35 मिनट की क्लास का थोड़ी देंगे, आपको सिखा ही रहे हैं तरीका ना, इसके पता चलेगा, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, टीचर टॉक का परसेंटेज कितना था क्लास में, स्टूडेंट टॉक का कितना था, तो पता चलेगा ना, पता चला पूरी क्लास में टीचर ही बोल रहा है, बच्चे ने इंटरेक्ट ही नहीं किया, या स्टूडेंट टॉक बहुत ज्यादा था, टीचर टॉक बहुत कम था, तो पता चलेगा ना कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है आपकी क्लासरूम में, ठीक है। तो ये रियल लाइफ में भी यूज करेंगे, मैं बोल रही कर सकते हैं, तो बोलते आजकल होता क्या है, लेकिन एक टाइम पे एक्सपर्ट होने के बाद ऑब्जर्वेशन से ही बता देते हो, इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्या करें, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से, देखो। अच्छा देखो, सुनो, लिसन, अगर टीचर का बिहेवियर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ही चल रहा है ना बहुत देर तक, तो आप ऐसे नहीं कि अपने आप ही शिफ्ट हो जाओ, कितना एक ही नंबर लिखे बदल दो, ऐसा नहीं, जब तक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ना हो शिफ्टिंग का, आप अपने आप शिफ्ट नहीं होगे, ठीक है। अगर सेम चल रहा है आप सेम नोट डाउन करते जाइए, आपका बस इतना काम है। उसके बाद नो बायस नहीं होना है कि भाई इस टीचर का, मैं मेरी फ्रेंड है तो मैं इसको ज्यादा इंटरेक्टिव दिखा दूं, है ना, कैटेगरी गलत लिख दूं, वो मेरी दुश्मन है तो मैं उसका कम कर दूं, ऐसा नहीं, बायस नहीं होना है। फिर रिकॉर्डिंग कैटेगरीज आफ्टर 3 सेकंड, तो मैंने बोला हर 3 सेकंड में आपको रिकॉर्ड करते जाना है। ये हो गया एनकोडिंग, ये मैंने बैठ के नंबर्स लिख लिए पूरी क्लास में, ये नंबर लिख लिया मैंने, 2 आया 4 आया जो भी आया मैंने पूरा नंबर लिख लिया। अब करेंगे डिकोडिंग, एनकोडिंग समझ में आ गया सबको, एनकोडिंग समझ में आ गया, क्या करना है आपको, क्लास में बैठ के ऑब्जर्व करना है, हर 3 सेकंड पे नंबर लगाते जाना है कि क्या चल रहा है, और नंबर कैसे लगेगा, जैसे अभी हमने 10 कंफ्यूजन लिखा, 1 एक्सेप्ट, वही नंबर लगाने, नंबर लिख रहे हो आप बस बैठ के, ठीक है। अब क्या करना है, अब डिकोडिंग, जब नंबर आती है ना बारी, जो नंबर्स होते हैं, तो इसमें हमारा, हम मान के चलते हैं कि जो हमारी क्लास शुरू हुई थी ना, वो साइलेंस से शुरू हुई थी, खत्म जो होगी वो साइलेंस पे होगी, तो जो भी नंबर हम लिख के लाते हैं ना, हम ऊपर अपने आप ही एक 10 ऐड कर देते हैं, और नीचे हम अपने आप ही एक 10 ऐड कर देते हैं, ठीक है। डिकोडिंग का सबसे पहला काम ये करते हैं, चलिए डिकोडिंग पे चलते हैं। एनकोडिंग में अंकन पद्धति हो गया, हमने नंबर लगा लिया, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। और एक हमने देखा कि अगर कंफ्यूजन है तो 5 से दूर वाले को ले लो, 5 से जो ज्यादा दूर रहेगा उसको ले लो, बस। डिकोडिंग पे आते हैं, डिकोडिंग प्रोसेस है, ठीक है। क्या बोलेंगे, नहीं, अंतर क्रिया तो इंटरेक्शन होता है, दिखाइए डिकोडिंग को क्या बोला है, अंतःक्रिया चल, अंकन प्रक्रिया हो गया, विधि युगम बनाना, ये रहा ना टेबल है ना मैम, युगम तो शेप ही हो रहा है, युगम का मतलब जो जोड़ होता है, परिमाणात्मक विश्लेषण, डिकोड, ये रहा ना, ये लिखा है परिमाणात्मक विश्लेषण ही बोलेंगे इसको, डिकोड कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है, परिमाणात्मक विश्लेषण, ये लो।
परिणाम पहले क्या था अंकन परिचय ये लीजिए डिकोडिंग में देखो इधर रात में मैसेज कर रही हूँ ठीक है सुबह भी करती हूँ नहीं दिन नहीं खराब करना देखो देखो डिकोडिंग में हम कुछ नंबर ले लेते हैं लिसन कुछ नंबर्स हम ले लेते हैं अपने आप ही ठीक है जैसे मान लो उसमें बहुत क्लास बहुत नंबर तो बहुत होता है 35-40 मिनट्स की क्लास में इतना नहीं हम अपना ले लेते हैं नंबर ठीक है 2 4 6 8 10 नंबर्स ठीक है 10 मतलब 30 सेकंड की क्लास रिकॉर्ड किया हर 3 सेकंड में एक हो तो 30 सेकंड ठीक है तो उसमें हम नंबर ले लिया हमें नंबर जो मिला वो है 5 4 3 10 6 2 6 1 ये मुझे नंबर मिले हैं ये मैं रिकॉर्ड करके लाई हूँ कहाँ से क्लासरूम से ये मैंने क्लासरूम से रिकॉर्ड करके लाई हूँ टीचर और जो बच्चों को पढ़ा रहा था ना तो मैंने रिकॉर्ड करके ले आई मैं कि ये नंबर चल रहे हैं ठीक है उसके बाद हमने क्या बोला अब डिकोड का जब प्रोसेस आएगा सबसे पहला काम हम क्या करेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग में 10 जोड़ देंगे अपने आप ठीक है स्टार्टिंग में 10 और एंडिंग में 10 क्लियर है यहाँ तक आगे समझ में ये नंबर कौन से हैं जो हम क्लासरूम से नोट करके लाए हर 3 सेकंड में जब डिकोडिंग का काम आएगा सबसे पहले मैं क्या करूंगी ऊपर और नीचे एक 10 ऐड कर लूंगी ठीक है इसके बाद यहाँ तक क्लियर है इसके बाद हम पेयर्स बनाएंगे नंबर का ठीक है पेयरिंग कैसे होती है फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के साथ फिर सेकंड वाले का थर्ड के साथ थर्ड का फोर्थ फोर्थ का फिफ्थ फिफ्थ सिक्स्थ सिक्स्थ सेवंथ सेवंथ एट एट नाइन नाइन 10 10 11 11 12 ऐसे ये पेयरिंग हो गई ऐसे पेयर कर लेंगे ठीक है पेयर करने के बाद एक 10 into 10 की मैट्रिक्स बनाएंगे टेबल बनाएंगे ठीक है जिसमें 10 रोज होती है और 10 कॉलम्स होती है बोल रहे बोर्ड क्लियर नहीं वो लाइट की वजह से नहीं दिखता है बंद करेंगे एक लाइट ये नंबर भी याद करना पड़ेगा क्या तो एग्जांपल के लिए कुछ से लोगे तो याद कराए वही ले लो लिखने में आसानी रहेगी मैं वो लाइट और मैम हम एज इट इज ये या अपने आप ले लो ऐसा कुछ नहीं है कुछ भी ले लो बस जो क्वेश्चन में बोलते हैं ये फ्रेम में ले लो क्या करना है मतलब क्वेश्चन में दिखाएगा कि आपको सिलेक्ट करना है प्लेस करना हाँ है नंबर तो अपने आप ले ले मैम अपना फोन नंबर लिख देंगे ना जो मर्जी ले लो फिर तुम्हें कैलकुलेशन में वगैरह में ये प्रैक्टिस रहेगी तो जल्दी हो जाएगा प्रोसेस हमें प्रोसेस याद करना पड़ेगा बस है ना हाँ ये दिख रहा है जोड़ा कैसे बनाए नहीं ऊपर 10 नीचे 10 को याद फिर वही होगा ना Is the board class? Is the board visible now? Online students Yes, ma'am. now visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible. Okay, let's continue. यहाँ तक समझ आ गया सबको ऑनलाइन स्टूडेंट पेयर कैसे करना है मैम आपने Yes, जो ma'am. पेड़ बनाया ना वो दिख नहीं रहा। क्लास हाँ जी बोलिए मैम आपने जो पेड़ बनाया ना वो दिख नहीं रहा, सेंटर में बना दीजिए। सेंटर में लिख दूं नहीं मैम जो आपने पेड़ बनाया ना वो दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है। सेंटर में इसी को सेंटर में कर दें हाँ अब सही है मैम। सही है दिख रहा है हाँ जी एक मैम। मिनट मैम ये सामने वाली ट्यूबलाइट बंद करिए लाइट ऑफ कर दो हाँ अब दिख रहा है क्लास जी मैम दिख रहा है। यस मैम। अभी क्लियर है दिख रहा है आपको यस मैम। अभी ब्लर तो नहीं है बोर्ड यस मैम दिख रहा है। दिख रहा है यस मैम। चलो लेट्स कंटिन्यू ये पेयर कैसे बनाना है समझ में आ गया आप लोगों को ठीक है अब 10 into 10 की एक मैट्रिक्स बना लेंगे ठीक है 10 rows and 10 columns 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है 10 columns हो गए 10 rows बनाएंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है इसमें लास्ट में एक टोटल का कॉलम होता है पहले वाला बता रहे हो आप हमारे 192 पे है नेट टोटल एक टोटल का कॉलम आएगा ठीक है इधर भी टोटल करेंगे फिर इधर नीचे टोटल करेंगे
और 92 पे योगा योगा नहीं है। योग नहीं लिखा है योग मतलब टोटल। यस मैम, मुझे लगा योगा योगा। ठीक है, देखो इधर क्लास 10 into 10 का कॉलम है था, ठीक है। एक हमने एक्स्ट्रा टोटलिंग के लिए बढ़ाया है, इसमें हमने बनाया है ऐसे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है हमारा 10 into 10 का मैट्रिक्स। इधर का ऐसे टोटल करेंगे, रोज का टोटल एंड कॉलम्स का टोटल, ठीक है, करना है। और कोड विजिबल है, ये समझ में आया मैट्रिक्स आपको मैंने कैसे बनाया है? यस मैम। ठीक है। अब देखिए पेयर का जो पहला नंबर होता है ना, वो रो का नंबर होता है, सेकंड वाला नंबर कॉलम का होता है। ये किसका होता है? रो। ये किसका नंबर होता है? रो का। और ये कॉलम। हर पेयर में जो पहला नंबर होगा वो रो का नंबर होगा, सेकंड नंबर कॉलम का होगा। तो इसमें कौन सा रो देखना है? 10th रो 5th कॉलम। कौन सा नंबर देखना है? 10th रो 5th कॉलम। ठीक है, ये रो होती है, ये कॉलम होती है, ठीक है। ये रो होती है ना, नंबर लगा लेते हैं, चलो कैटेगरी में 1 2 3 4 5 6 7 किसी का माइक्रोफोन ऑन है, अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो प्लीज। ठीक है। देखो 10 है ना, तो पहला वाला ये इस साइड कॉलम हुआ, मैम ये कॉलम होता है बेटा, ये रो। ये जो आपने कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं ये एक क्या कॉलम लिखा? में। हाँ, रो एंड कॉलम। कॉलम क्या होते हैं? कॉलम समझो पिलर्स होते हैं, कॉलम ऐसे समझो जो वर्टिकल होता है। नंबर जो लिखा, नंबर 1 to 7 तो टीचर का है कैटेगरी वाइज। ये वो साइड वाला अरे ये मैम ने जैसे बनाया दो स्टूडेंट के और एक हाँ, क्यों इसमें भी देखो ऐसे लिखा हुआ है कि ये जो है 8 9 मैं वही मैम बोर्ड को थोड़ा पास करा दीजिए। ये देखो बुक में भी तो ऐसे ही है, ऊपर ऐसे 10 है, इधर 10 लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। अब कॉलम तुम्हें समझ में आता है? कॉलम ऐसे होता है, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है। और बोलिए। नहीं मैम ये तो समझ में आ गया। हाँ, फिर ये बनाना नहीं आ रहा ना। तो अब बनाया कहाँ है? ये तो कौन सा फ्यूचर उसमें चलते रहता है। अभी तो वो टेबल बनाई, अभी लगाएंगे ना नंबर उसमें। ये बुक लर्निंग टीचिंग है अब मैम। देखिए, देखिए इधर क्लास पहला नंबर रो बता रहा है, सेकंड नंबर कॉलम बता रहा है। हमें क्या चेक करना है? 10th रो 5th कॉलम, ठीक है। 10th रो ये रही, 5th कॉलम ये रहा। इधर से देखना है, 5th कॉलम ये रही, 10th रो ये रही, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। एक बार आकर हुआ ये सिचुएशन, एक बार आई। 10th नहीं, 10th रो 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 वाइज देखना है, ये 10th रो 5th कॉलम यहाँ पे। एक बार टॉपिक बताइए कॉलम अपना। इस साइड देखिएगा, रो इस साइड देखिएगा। 10th रो 5th कॉलम। मैम ये टेबल मैम ये इस साइड पे इंग्लिश की बुक में तो पता नहीं क्या ही बना रखा है। मैम समझ आ गई। मैम अगर वैसे वैसे देखा जाए तो रॉ इसलिए कॉमन है। रॉ इस ये साइड बुक में हाँ, ये इधर आएगा, इधर आएगा 10th रो 5th कॉलम। नहीं, रुक जाओ, रो इधर नहीं, ये यहाँ पे कॉलम। अरे गलत ही बताया तो फिर कंफ्यूज करती है। ये है ना रोज, ये है ना, ठीक है, ये रोज है और ये कॉलम्स है। हाँ, तो 10th रो ये हो गई, कॉलम इधर देख लो। हाँ, ये सही आ गया समझ में, इधर 1, ठीक है। रोज ऐसी है ना, मैम ये कौन सी बुक चल रही है? अब समझ में आ गया। 10 रोज 5th कॉलम। लर्निंग एंड टीचिंग क्लास, हाँ जी बोलिए। ये बुक लर्निंग टीचिंग चल पेज रही है। नंबर 192। आपने अभी अभी ज्वाइन किया है बेटा, ऐसे कैसे बीच में बहुत दिक्कत होती है? अभी ज्वाइन किया है? यस मैम। पेपर लर्निंग एंड टीचिंग चल रहा है क्लास। टॉपिक चल रही है फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, पेज नंबर 155 इन इंग्लिश। ऐसे बीच में कैसे समझ आएगा आपको? चलो देख लो, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना। देखिए इधर सेकंड वाले का बताओ, खुद बताओ। सेकंड पेयर में रो कॉलम कौन सा है? 5th रो 4th कॉलम, ठीक है। ये रही 5th रो 4th कॉलम, 4th रो 3rd कॉलम।
ठीक है। उसके बाद फिफ्थ रो फोर्थ कॉलम, मैं फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम और थर्ड कॉलम और उल्टा ही बोल रहा हूँ। थर्ड रो टेंथ कॉलम, थर्ड रो टेंथ कॉलम, 10th रो और 6th कॉलम। ठीक है। आप सही बोला, 10th रो 6th कॉलम, 10th रो 6th कॉलम। सेकंड कॉलम। उसके बाद है आपका 6th रो सेकंड कॉलम। 6th रो सेकंड कॉलम, यस मैम। फिर सेकंड रो 6th कॉलम, सेकंड रो 6th कॉलम, फिर 6th रो फर्स्ट कॉलम, 6th रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सिक्स्थ रो है तो मैम सिक्स्थ रो तो पीछे आएगा। फिर सिक्स्थ रो फर्स्ट कॉलम है मैम, सिक्स्थ रो तो पीछे आएगा। आपने तो फर्स्ट कॉलम सिक्स्थ पे कर दिया मैम। सिक्स्थ रो फर्स्ट कॉलम तो पीछे की साइड आएगा ना। 6th रो ये रहा, 6th रो फर्स्ट कॉलम ये रहा। मैम ये तो सिक्स्थ कॉलम फर्स्ट रो है। रो मैम हॉरिजॉन्टल है ना। रो इधर देखेंगे, कॉलम इधर देखेंगे तो 6th रो ये हुआ ना, फर्स्ट कॉलम ये हुआ, यहीं पे लगेगा। आ रहा है समझ में? ये रोज है, ये कॉलम्स है, ठीक है। तो ये सही लगा है। फर्स्ट रो 8 कॉलम, ये लगा दिया हमने, हाँ लगा दिया। फर्स्ट रो 8 कॉलम लगा दिया, 8th रो सेकंड कॉलम, 8th रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो 10th कॉलम, सेकंड रो 10th कॉलम। हो गया? आप टोटल करें, ठीक है। ऐसे टोटल करेंगे, यहाँ पे आया 1, इधर 2, 1 1 1 0 1 0 2 11। इधर भी देखिए, ठीक है। 0 कुछ है ही नहीं। 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 11। दोनों का सेम ही आना चाहिए। हाँ, दोनों का सेम ही आना चाहिए। पूरा दोनों का सेम ही आना चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ो बेटा। यही मैम ने बोला ना, याद करके जाना, याद करके। नहीं, इसमें कौन सी मैथमेटिक्स लगे तुमको? बहुत आसानी से क्या ध्यान दे, देख देख के भरा ही तो है बेटा, इसमें कौन सी मैथमेटिक्स लगे? ना ये साइन थीटा कॉस थीटा लगा करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा अरे कहाँ मैं लग रहा इतने है? वाले नंबर रख लेंगे ना, तो ये तो आराम से हो जाएगा। देख ले भगवान की आएगा तो देख लो, 2-3 पैर रख लेंगे। क्लास मैम ये कुछ पूछना चाहता है। बोलिए, आप अपने आप ही पूछ सकते हैं, बोलिए। ये कुछ पूछना चाहता है। क्लास गेट क्वाइट, बोलिए। हाँ कोई बात नहीं, जो आपको पूछना है पूछिए, उसमें कौन, इसको ही निकालूंगी आपके पे कौन सा हिंदी की 10 और 5 की 10th रो 6th कॉलम। गलत आपको कहाँ लग रहा है, कौन सा है? ये हो जाएगा आपका, देखिए 4th रो 3rd कॉलम, और ये है ना 4th रो 3rd कॉलम, पता है? हाँ यहाँ पे गलत है, ये 2 है, ठीक है। कभी कभी वो गलत होता है, कोई चीज ना, वो आपको देखनी पड़ेगी। गलत है क्या मैथमेटिक्स? बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये मैट्रिक्स बना लिया हमने, अब कैलकुलेशन करना है, और इसके बाद में जहाँ जो जो बोलूंगी वो लिखना है, बाकी क्रॉस कर लेना है, इतना नहीं लिखना। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे, मतलब वो बता दूंगी मैं, अभी क्रॉस करवा देती हूँ, जो नहीं लिखना और जितना लिखना है, ठीक है। सब नहीं लिखना है। एक जगह 2 और एक जगह 0 है। वो तो बड़ा ही है। अगले में भी 0 आएगा। समझ गया। एक जगह 1 आएगा, एक जगह 1 आएगा, हमारा 0 ही आएगा। यार बातें इतनी ज्यादा क्यों होती है? ऑनलाइन वाले भी सुन रहे होते हैं, उनको भी कुछ बोलना होता है, इतना शोर नहीं।
कंप्लेन कर देते हैं फिर पीछे से, इतना शोर मचता है कि हमें सुनाई नहीं देता। आपको पता चल रहा है वो माइक्रोफोन ऑन में जाते हैं तो कोई बात नहीं। आवाज अब देखो इसमें लिसन, इधर देखो, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन दे रखे, एरिया ए बी सी, ये सब कुछ नहीं कैलकुलेट करें तो काट दो, सीधा हम टीचर टॉक और पीपल टॉक का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, खत्म। ये नहीं करना। हाँ ये सब नहीं करना, इतना थोड़ी करके दिखाएंगे, इतना नहीं देखना, पर हिंदी की बुक लेना दिखाएंगे। ये मैम इनकी वो दे रखी है, ये वाला जो मैंने पढ़ा ये स्टैंडर्ड से करेंगे, उसमें किया हुआ है। मैंने तो पॉइंट से एरिया ए एरिया बी ये सब नहीं करना, कितना बड़ा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, करते ही रह जाओगे। नहीं करना, मैम ऐसे तो पूरे पेपर में अरे नहीं करना बाबा, नहीं करना, हमें टीचर टॉक स्टूडेंट टॉक कैलकुलेट करेंगे, खत्म, हमें नहीं करना, बस करना ही नहीं है ये, मैं अभी कब कटवा दूंगी, अभी सभी से कुछ नहीं करना, यही लिखते रह जाएंगे सारे। जैसे ये जो नंबर दिए थे आपने, ये रो और कॉलम वाले, ये हम अपने मन से लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, अगर आपको कॉन्फिडेंट है, कैलकुलेट बिठाना ही तो है, क्या करना है, क्योंकि इसमें कोई वो कुछ भी नहीं करना, देखो इधर चाहिए, कुछ नहीं करना, इसमें अपने आप कोई भी नंबर इमेजिन करके लिख लो, बस ऊपर नीचे 10 ऐड कर लेना, 10 नंबर कोई से भी लिख लो, कोई नहीं देखने जा रहा है, बस पुट सही करना, जो पेयर बनाओगे ना, इस पेयर जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे वो सही जाना चाहिए, मैच करके रो एंड कॉलम, बाकी कोई लेना देना नहीं, कौन देखने आ रहा है तुमने, ये इमेजिनरी तो है क्या, फोन नंबर अपना याद है, काउंटिंग में 0 आ सकता है बीच में? नहीं, 0 में तो कोई कैटेगरी नहीं है हमारी, कहाँ से आ जाएगी, 1 से 10 तक की तो कैटेगरी है, 0 कैसे आ जाएगा, आज तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 0 थोड़ी आएगा। 1 से 10 तक कैटेगरी है ना, हमने कौन सी 0 कैटेगरी पढ़ी नहीं तो कहाँ से लगा देंगे, ठीक है। अब देखते लिसन, ये मैट्रिक्स बनेगा, उसके बाद सीधे हम कैलकुलेट करेंगे टीचर स्टॉक, ठीक है, उसमें भी इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट दो था ना, तो वो देखेंगे टीचर स्टॉक में इनडायरेक्ट कितना रहा, डायरेक्ट कितना रहा, ये देखेंगे, ठीक है। ये तो 8-10 पेज है, या पूरा तो ओवरऑल ही देखो, डायरेक्ट भी छोड़ दो, ओवरऑल निकालो टीचर स्टॉक, ठीक है, ओवरऑल निकालते हैं इनटू 100, ठीक है। फिर हम स्टूडेंट टॉक निकाल लेंगे और साइलेंस वाला निकाल लेंगे, खत्म, 3 चीजें निकालो, ज्यादा नहीं निकालो, ये रख कर दूं मैं, ठीक है। यस मैम, ये कर दीजिए। टीचर स्टॉक निकालेंगे, 198 फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, क्या 98 टीचर स्टॉक निकाल रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4 प्लस 7 तक डी है ना टीचर स्टॉक की टोटल, तो 1 + 2 + ठीक है, ऐसे 7 मैम 1 2 7 लिखना है, हाँ, 7 गुना में 10 है, और टोटल कितनी आई है, तो मैम ये कैसे आएगा? टोटल कितना है आपका, इधर टोटल आया है ना, मैट्रिक्स में टोटल कितना है, 11 आया ना, नीचे 11 आएगा टोटल इनटू 100, यानी वहां तो मैम गुना में 100 है, इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना, आप n दिखा दोगे, n टोटल है 11, नीचे n की जगह 11 लिखो, खत्म, बस इतना तक, इसको सॉल्व भी नहीं करना, प्लस प्लस ऐसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है बस, मैम वो परसेंटेज करने की नीति है, मैम बस इतना से लिख देंगे हो जाएगा। हाँ, इनटू 100 करो तो परसेंट, ये कैलकुलेट कर लो टोटल, ये नहीं भी करो तो ये फॉर्मूला लगता है, बस बहुत है, ठीक है। टीचर दिमाग खराब कर रहे हैं, स्टूडेंट स्टॉक, हो गया ये नीचे n क्योंकि अभी लिमिटेशंस लिखेंगे, अभी प्लस पॉइंट लिखेंगे, इतना नहीं जाना मैथ्स में, इतना नहीं जाना, बस मेन चीज स्टूडेंट स्टॉक, स्टूडेंट कौन स्टॉक की कैटेगरी कौन सी है, 8 और 9 है, 8 + 9 डिवाइडेड बाय n 11 आ रहा है इसमें, इनटू 100, खत्म, 8 + 9, और कई उन्होंने नंबर काट लिया तो अरे कोई नंबर, ये तुमको ये बोलते ही नहीं है, तुमको बोलेंगे एक्सप्लेन फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज, कुछ ऐसा पूछ लेंगे, थोड़ी बोलेंगे मैट्रिक्स बना के दिखाओ, कोई नहीं बोलता, और अगर नहीं बनाया तो नहीं बनाया तो क्यों नंबर देंगे, एक्सप्लेन का क्या मतलब होता है, हाँ एक्सप्लेन बोल देंगे तो आपको बनाना पड़ेगा ना, नहीं बनाओगे तो क्यों नंबर देंगे, जब आपको मैट्रिक्स ही बनाना नहीं आ रहा, जब कोडिंग ही नहीं आती तो क्या लिखोगे उसके अंदर, फिर थोड़ी नंबर देंगे, आंसर में ये तो दिखाना पड़ेगा ना, इतना करके, फिर मैंने बहुत सारी चीजें कटवा दी, इतना लिखने की जरूरत नहीं है,
और ठीक है? उसका जो अगर बनाएंगे तो वो मैम ये बोर्ड क्लियर नहीं शो हो रहा है। स्टूडेंट क्या हुआ? 8 और 9 मैम बोर्ड क्लियर नहीं शो हो रहा है, साइड वाला जो आप लिख रहे हो। ये नहीं दिख रहा है जो मैंने लिखा? हाँ जी, साइड वाला। क्या कह रहे हो? यस बोलिए। मैम ये जो साइड में नोट किया है ना, वो ठीक से दिख नहीं रहा है। अभी जो लिखा क्लास टीचर्स टॉक स्टूडेंट टॉक जो लिखा है यस मैम, साइड वाला। नहीं दिख रहा? नो मैम। चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऊपर जो न्यूमरेटर में है ना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, क्योंकि टीचर्स टॉक की 7 कैटेगरी होती है, डिवाइडेड बाय n × 100, और n कितना है जो आपका ये टोटल आया है वो n है। ठीक है? स्टूडेंट ऑफ क्लास कैसे सुनेंगे, वो बोल रही मैं उनको दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पे, रुक जाओ। स्टूडेंट ऑफ में 8 + 9 है, डिवाइडेड बाय n × 100। ओके मैम। ठीक है? साइलेंस करते हैं अभी। करोगे तो कर भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? 8 + 9 निकालना तो अपॉन निकाल दो ना, नहीं तो छोड़ भी दोगे तो ये फॉर्मूला लगता है। कैसे करना है बस? हाँ बस 10 साइलेंस में 10 ही आता है, टोटल अपन में 11 × 100 खत्म। साइलेंस का देखिए, साइलेंस 10 कैटेगरी होती है, तो 10 में n। बोल भी रही हूँ मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग टू प्लीज लिसन। साइलेंस की कैटेगरी 10 होती है, तो अकेला ही कैटेगरी है तो प्लस करने की जरूरत नहीं है। 10 डिवाइडेड बाय n × 100, और आपके पूरे मैट्रिक्स में n कितना है? 11। ये 3 चीजें करनी है बस, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैम बस ये टेबल बनाना है और ये टेबल बनाना है, ये फॉर्मूला, बस ये चीज करनी है बस। ये तो अपनी मर्जी से कुछ भी करो तो, लेकिन टोटल अगर चेंज होगा ना तो ये m की जगह को टोटल डाल देना बस। ठीक है? m की जगह को टोटल डालेगा। मैम ये लास्ट में क्या लिखा है आपने सर्किल में? ये 10/n × 100, 10/n × 100। नहीं मैम, ये जो साइड में सर्किल में लिखा है ये n। मैंने लिखा है नीचे क्लास, 11 लिखा ये हुआ है। मेरी मैट्रिक्स के हिसाब से जो मैंने नंबर लिए थे ना, n = 11 आया है। अगर आप सुनने दोगे उनको, अगर क्लास में आप अपने हिसाब से ये 10 नंबर लेके पेयर बनाना चाहते हो तो n आपका कुछ और आएगा, वो आप मेंशन कर देना। ठीक है? लेकिन कोशिश करना वहां कुछ नया नंबर लोगे, है ना, फिर पेयर नहीं बना, फिर तुम काटापीटी करो, उससे अच्छा तो याद कर लो नंबर क्या जा रहा है उसमें। हाँ मैम इसमें इतना इतना बनाने के बाद लिखना भी होगा ना थोड़ा। यस बोलिए। इतना मैट्रिक्स बनाने के बाद और ये टीचर टॉक स्टूडेंट टॉक साइलेंस लिखने के बाद इसमें कुछ वो भी तो लिखना पड़ेगा इसका। तो अभी आगे मैंने बताया कहाँ, सब इतना आगे आगे क्यों चलते हो? अभी तो मैंने बोला यहाँ तक, अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी करेंगे, या लिमिटेशन जो बोलते हैं, ठीक है, वो भी लिखेंगे अभी। ओके ओके मैम। ठीक है? इतना समझ में आ गया सबको, तो आगे चले। ठीक है, चलिए। अभी जितना बोला ये 3 आपको लिखना है, बाकी मैं क्रॉस करवाता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? तो बाकी थ्योरेटिकल है, अपने बुक में देखें। लिमिटेशन इसके क्या है, बेनिफिट क्या है, ठीक है, ये 2 चीजें करेंगे। उसके बाद आप खत्म कर सकते हो, ये आंसर खत्म है 16 मार्क्स के लिए, यहाँ कंप्लीट। हाँ, लिमिटेशंस, कमियां बोल लीजिए, सीमाएं बोल लीजिए, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है? एक रिलायबल और ऑब्जेक्टिव टेक्निक है, ठीक है, जिससे आप वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एनालिसिस कर सकते हो। कितना रहा टीचर टॉक, कितना बोलता है, कैसे बोलता है, कम्युनिकेट करता है। तो ये तो एक रिलायबल मेथड है, क्योंकि फ्लेंडर ने पूरे तरीके से इसको अरेंज करके साइंटिफिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया है। और क्या है, पैटर्न एंड फ्लो ऑफ टीचिंग बिहेवियर को समझने में आसानी रहेगी। कैलकुलेट करके पता लग जाएगा टीचर टॉक का क्या परसेंटेज रहा, तो आप ही ज्यादा बोल रहे थे, बच्चे नहीं बोल रहे, आप कम बोल रहे थे, तो पता चल जाता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इन फैक्ट गोज ऑन इन द क्लासरूम, पता चल जाता है कि क्लासरूम में एक्चुअल में चल क्या रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। स्टूडेंट टीचर में प्रैक्टिस लर्न मैनी न्यू डिजायरेबल टीचिंग बिहेवियर। स्टूडेंट और टीचर दोनों को न्यू बिहेवियर अगर सीखने की जरूरत है तो सीखना पड़ेगा। एडवांटेज है ये। अभी हिंदी में भी बता देती हूँ, ठीक है। एक फीडबैक के लिए एक अच्छा सा टूल है, टीचर को फीडबैक मिलता है आप अपनी क्लास में कैसा करा रहे हो, ठीक है।
सप्लीमेंट द ट्रेनिंग टेक्निक्स लाइक माइक्रो टीचिंग एंड टीम टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एंड टीम टीचिंग के लिए आपका ये सप्लीमेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो आपका वर्बल बिहेवियर कैसा है क्लासरूम में, आपको माइक्रो टीचिंग और अदर में हेल्प करेगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर कैरिंग आउट रिसर्च इन द एरिया ऑफ टीचिंग। टीचिंग के एरिया में रिसर्च ही तो है, आप चेक कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो कि टीचर का बिहेवियर कैसा रहा, कमियां क्या है। ठीक है, इसमें ज्यादा वर्बल बिहेवियर कैलकुलेट करने पे फोकस कर रहे हैं। टोटलिटी में क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा था उसमें फोकस कम है। ठीक है, तो वर्बल पे ज्यादा फोकस है। कंटेंट फ्री टॉपिक है, मैंने बोला ना, कंटेंट से कोई टीचर की नॉलेज क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, इंटरेक्शन कैसा है खाली वो देखा जा रहा है, तो कंटेंट से कोई लेना देना नहीं, तो ये कमी है। अटेंशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचर इन्फ्लुएंस पे ज्यादा उसमें दे दिया हमने। ठीक है, सारी कैटेगरी टीचर को ही दे दी, बच्चों के लिए कैटेगरी बहुत कम है, ये भी एक लिमिटेशन है। इसमें मैम ये भी लिखा हुआ है इसमें, जो टाइम भी ज्यादा लग रहा है और बिल्कुल टाइम, बहुत टाइम लगता है एनकोड पैसा करोगे, भी ज्यादा लग रहा है। हाँ, मतलब कोई आप हायर करोगे, एनालिसिस करोगे एक एक टीचर का आधे घंटे में, तो भी हो जाता है। ठीक है, अनइकोनॉमिकल बोल रहे हैं, खर्चा ज्यादा है, अनइकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल नहीं है। हाईली ट्रेंड लोग चाहिए इसमें, हर 3 सेकंड में कैटेगरी चेंज करना है, किसी ऐसे बात नहीं है। आपको पूरी ट्रेनिंग चाहिए होगी कि 3 नंबर में पूरा रटा हुआ होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी चल रही है। 3 सेकंड में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 5 से दूर वाला कौन सा है। 3 सेकंड के अंदर डिसाइड करने के लिए बहुत प्रोफेशनल होना पड़ेगा, बहुत ट्रेनिंग होनी पड़ेगी। कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो फिर गलत एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, और साइलेंस और कंफ्यूजन को सिर्फ एक कैटेगरी दी है, ये भी कम है, कमी है, एक लिमिटेशन में आ जाता है। स्टूडेंट को भी आपने दो ही दिया, सब टीचर को ही दे दिया 7 कैटेगरी। ठीक है, तो ये आस्किंग क्वेश्चन है ना, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं बता रहा है किस टाइप का क्वेश्चन, क्या वो एक्सेप्ट फीलिंग के लिए क्वेश्चन है कि कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा क्लियर नहीं है। देखो इसने बोला कि वो आ तो गया लिमिटेशन में, बोल तो रहे हैं। ठीक है, तो ये हिंदी वाले एक बार दे दीजिए एडवांटा, बाकी मैं अभी कटवा देती हूँ जो नहीं लिखने, कहाँ से शुरू करना है वैसे। मैम एक बार इसमें हिंदी है ना, नहीं वो ठाकुर वाला उसमें तो होगा ही, है बहुत अजीब तरीके से, और तो पढ़ ले उसमें है वही बड़ी बात है। तो फायदा तो मैंने जो बताया वही इसमें दे रखा है। ठीक है, क्रियाओं का हम कमियां हैं, फायदा तो है। सीमाएं हैं, सीमाएं। मैम ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। फायदा तो है। मैम ये हिंदी की बुक में जो सीमाएं दी हुई हैं 6 पॉइंट तक दी हुई हैं। क्लास 1 मिनट। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन एक्सप्लेन द फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस बोलिए है। क्या बोल रहे हो। मैम ये जो सीमाएं दी हुई हैं इसमें हाँ, ये लिमिटेशन, लिमिटेशन है। वो 6 पॉइंट हाँ तक जी, दी हुई हैं, इतना ही करना है ना? हाँ हाँ, इससे 5 भी लिखोगे तो बहुत है। ओके। ठीक है, सीमाएं यहाँ पे हिंदी की बुक में 7 दे रखी है ना, 5 भी लिखोगे बहुत है। एक ही चीज को 2 बार रिपीट कर रखा होता है, पढ़ोगे तो उसमें मिल ही जाता है। वो महत्व का है, हेलो, महत्व ही तो इम्पोर्टेंस होता है, महत्व, उपयोग या लाभ। ये रहा 203 पे देखो, एडवांटेज दे रखा है फ्लैंडर इंटरेक्शन हिंदी में। मैम बस ये लिखना है। मैम ये दूसरा क्वेश्चन है 203 से। अरे इसी में से 2-4 पॉइंट निकाले, एडवांटेज छात्रों के लिए उपयोगी है, शिक्षक के लिए उपयोगी है, ऐसे इसमें से 1-2 पॉइंट निकाल के लिख देना। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्लैंडर इंटरेक्शन ही है ना मैम। तकनीकी प्रक्रियाओं और परिणाम और रिसर्च में जो काम आता है, मुझे इंग्लिश में बोला तो ये तो रखा है यहाँ पे महत्व और लाभ में। मैम ये डायग्राम के बाद ये मैथ लिखना और वो लिखना। वो दिखा दो कि वहाँ पे कैलकुलेट करके फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, फायदे महत्व और सीमाएं। ठीक है, हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे हो, फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस ही है ना ये क्वेश्चन। क्या कह रहे हो। फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस ही ना है क्वेश्चन ये। हाँ जी, हाँ जी, ये वही है, उसके हम एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखेंगे एंड में। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज तो इसमें दिया नहीं है मैम। हिंदी की बुक में कह रहे हैं, इंग्लिश वाली। इंग्लिश में दिया तो है इतना बड़ा बड़ा, कौन सी आपके बालाजी की बुक है ना, पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 162 पे सब कुछ दे रखा है, एडवांटेज दे रखा है, लिमिटेशन दे रखी है, लिमिटेशन जो होता है डिसएडवांटेज। 162 मिल गया? हाँ हाँ मिला। जी, ये लीजिए।
अब देखिए जो जो कट करने हैं, पहले इंग्लिश की बुक से बताती हूँ कट करिए, जो नहीं करना है, और फिर हिंदी की बुक से। जो आपने पढ़ाया है जो जो करना है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, तो कट क्या करना है? फिर भी उसमें रहते हैं, कंफ्यूजन होती है, तो अच्छा तुम क्रॉस लगा ही लो। तुम्हारे सिलेबस में है ये? पढ़ रहे हो तो मेरे सिलेबस में है। यहाँ से लिख लो। ये देखो इसमें इन्होंने क्लास हिंदी वाले बच्चों 188 पे इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस बहुत अच्छे से दे रखा है। पीछे जाके अलग अलग करो तो अच्छा यहाँ से कर लो, ठीक है, वहाँ से कर लो, जहाँ से मिली करना है, बस एडवांटेज डिसएडवांटेज करना है, ठीक है। 188 पे 188 ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। अब जो फ्लेंडर इंटरेक्शन में जो हमें नहीं लिखना ना, उसको कट लगा लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्रॉस कर लो कि हमें नहीं लिखना। मैम हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले? पहले इंग्लिश का बता रही हूँ, फिर हिंदी का बताऊंगी। ओके मैम। देखो 149 पे जो टीचर बिहेवियर दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर बिहेवियर दे रखा है, ये सब कुछ भी नहीं लिख रहा आपको। 149 पेज पे जो दे रखा है इंग्लिश की बुक में, वो सब कुछ भी नहीं लिख रहा आपको, ठीक है। फिर 150 पे भी ये सारा जो दे रखा है, क्लासरूम इंटरेक्शन, साइंस सिस्टम, ये सब भी नहीं लिखना। हिंदी की बुक से भी बता देना। हाँ मैंने बोला है इंग्लिश करने को, फिर बता देना, ठीक है। ठीक है, सीधा आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? देखिए इंग्लिश वाले बच्चों 152 पेज नंबर है ना, सीधा वहां पे लिखा है फ्लेंडर सिस्टम फॉर इंटरेक्शन एनालिसिस, है ना, वहां से स्टार्ट करना है आपको, वहां से स्टार्ट करना है। थोड़ी सी हेडिंग डाल देना, रुक जाओ मैं बताती हूँ कहाँ से एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डालोगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग या कहीं से डाल देना, नेम वगैरह डाल देना, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रो डाल देना बस फ्लेंडर का, ये यहीं पे 147 से ही था, 147 पेज पे जो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो लिख देना, यहाँ से इंट्रो लेना बस, यहाँ से 147 पेज से। इंटरेक्शन एनालिसिस रेफर्स टू अ टेक्निक कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक, जो है ना हेडिंग 147 पे जो इंग्लिश स्टूडेंट्स 147 पेज नंबर पे नीचे जो है, वहां से आप इंट्रो ले लेना बस थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो वहां से लेंगे, सीधा फिर आप आ जाएंगे 152 पेज नंबर पे, वहां फिर फ्लेंडर सिस्टम फॉर इंटरेक्शन एनालिसिस है। यहाँ पे आप पूरी ये टेबल बनाएंगे, साइलेंस, कंफ्यूजन, हाँ पूरी टेबल के फॉर्म में लिखो, आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखो, लिखना तो है, ठीक है। नहीं पर मतलब ये एक्सप्लेन भी करना है कि हाँ हाँ बिल्कुल, एक्सेप्ट फीलिंग क्या होती है, आस्किंग क्वेश्चन हम किसको बोल रहे हैं, पूरा। फिर आपका जो एनकोडिंग प्रोसेस है 154 पे ये पूरा लिखना है, ठीक है। डिकोडिंग में ये टेबल बनानी है पूरी 155 की, फिर ये बनाना है 156 में, ये पेयरिंग करनी है। अब ये जो बाद में है ना, मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन मैट्रिक्स, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये काट देना टेबल के नीचे जो है, ठीक है। मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन मैट्रिक्स, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद आ जाओ 158 पे, कुछ भी नहीं करना आपको, ये पूरा पेज चला गया। 159 पे आइए, 159 पे टीचर टॉक रेशियो को टिक करो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नीचे नंबर 4 पे प्यूपिल टॉक रेशियो टिक करो, और नंबर 5 साइलेंस और कंफ्यूजन टिक करो, बस खत्म, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है। फिर उसके बाद आ जाइए, हाँ एनकोडिंग तो लिखना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे, ठीक है। 160 पे कुछ नहीं करना, 161 पे कुछ नहीं करना, 162 पे देखिए एडवांटेज है, 163 का लिमिटेशन है, बस यहाँ तक लिख के कंप्लीट आपका आंसर, ठीक है। कहाँ मैम, कहाँ पर? दिखाई नहीं, आपका शायद नहीं है कोई क्षेत्र में लर्निंग एप्लीकेशन, अभी दूसरा टॉपिक जो पढ़ाऊंगी ना वो होगा 152 में। मैम हिंदी में बता दीजिए। पूरा चेक कर, सब आपस में ही लगे रहते हैं बिल्कुल।
162 में कहाँ तक? आप लोग की अलग से भी लगवानी है क्लास में, तो बोल ही रही हूँ 3-4 में, कुछ टॉपिक तो अलग ही है। हेलो, इंग्लिश वाले स्टूडेंट नोट डाउन कर लिया सबने? आपको कितना करना है? 162 में कितना करना है? 161 पे आपको 3 चीजें करनी थी। नहीं, 161 पूरा पेज ही नहीं करना, 160 भी नहीं करना। 159 पे बस 3 करनी थी, वो टीचर टॉक रेशियो नंबर 1, नंबर 4 एंड नंबर 5 बस। 162 में पूछ रहा हूँ मैं। 162 पे एडवांटेज एंड लिमिटेशंस करिए, बस खत्म हो गया आपका। ठीक है, हो गया सबका? मैम हिंदी का बता दीजिए। हाँ, हिंदी का बता रही हूँ। लिमिटेशन नहीं करना है। और बातें नहीं, बहुत बातें आप लोगों ने, बातें नहीं खत्म होती फिर तो सिलेबस खत्म ही नहीं होगा। इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है, इसका थोड़ा सा इंट्रो देखिए, हिंदी की बुक में 184 पेज नंबर पे है। ठीक है, कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के समय शिक्षक का जो व्यवहार होता है ये फ्लैंडर का। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ से लिखिएगा, फिर आगे आ जाइए। फिर 186 पे फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है, वहां से लिखना ये भी शुरू लिखना है 185 का अंतःक्रिया का। नहीं नहीं, कुछ नहीं लिख रहा, खाली 184 थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है यहाँ से निकाल के बस। 185 को नहीं लिखना, 186 शिक्षण को व्यवहार और शिक्षण व्यवहार नहीं लिखना। रुक जाओ, क्या बोल रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, बोलिए। मैम ये जो शिक्षक व्यवहार मैम? और शिक्षण व्यवहार है वो नहीं लिखना है। कहाँ शिक्षा व्यवधान बोल रहे हैं? अरे नहीं लिखना, जो बोल रही हूँ वही लिखना है बस। सीधा आइए आप 186 पे, 184 तो सीधा 186, उसमें नीचे आइए सीधा, ऊपर का कुछ भी नहीं लिखना, अर्थवार्थ कुछ नहीं लिखना। सीधा आइए फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली पे, फिर यहाँ भी ये डिवाइड करोगे, ये टेबल लिखोगे, 187 पूरा लिखना है। 188 पे आइए, 188 पे टेबल के नीचे, ठीक है, एक कार्य 3 सेकंड का होता है, हर 3 सेकंड में जिसमें सही निशान लगाते हैं, बैठकर विश्लेषण करते हैं। ठीक है, ये कट कर दो, क्योंकि वहां पे लिखोगे ना उसकी पूरी प्रणाली लिखोगे तो ये काट दो, टेबल के नीचे काट दो। इंपॉर्टेंस लिखना है तो ये एडवांटेज हुआ, पर ये एंड में लिखना है, ये यहाँ नहीं लिखना, लिखना है पर एंड में लिखना है, लिख दो एट द एंड। ठीक है, अब 189 पेज पे कुछ भी नहीं करना, ये सारा हटेगा। इंपॉर्टेंट, ये जो अंतःक्रिया विश्लेषण की मान्यता हटेगी, और प्रणाली के उद्देश्य विशेषताएं सब हटेंगे, ये कुछ नहीं चाहिए। आधारभूत नियम करने हैं, नियम करने हैं, एनकोडिंग के नियम है ना ये हर 3 सेकंड में एक बार करना है, 5 से दूर वाले को करना है। नहीं मैम, ये अंकन प्रक्रिया आपने बताया ना, उसमें भी है ये आधारभूत नियम। तो वो कटवा दिया ना मैंने नीचे, प्रणाली का विश्लेषण कटवा दिया ये मैंने। नहीं मैम, नेक्स्ट पेज 199 पे 191 पे भी है ये अंकन प्रक्रिया। हाँ, एनकोडिंग द प्रोसेस। तो कहीं एक ही जगह लिखेंगे, सब जगह नहीं ये लिखेंगे। वाला काट दे। तो ये कारो आधारभूत नियम काट दो। ठीक है, अंतःक्रिया मैट्रिक्स की रचना भी छोड़ दो, सीधा अंकन प्रक्रिया पे आ जाओ 191 पे, कहीं एक जगह रूल्स बताने हैं बस। ठीक है, 191 पे। उसके बाद ये अंतःक्रिया मैट्रिक्स तालिका बनाओगे 192 का, फिर ये टेबल बनाओगे, फिर उसके बाद ये सब काट दो, नीचे ये काट दो, फिर टीचर टॉक वही 3 पर, फिर 190 करना, 195 कुछ नहीं करना। मैम 193 पर जो बना हुआ है वो भी बनाना है, श्रेणी क्रमांकों के लगातार युग्म बनाना। 193 पे जो टेबल है ना वो करना है, नीचे का कट लगा दो। मैम 196 भी नहीं करना, 90 अभी 3 पे हट के 94 95 नहीं करना, 96 भी नहीं करना, 193 करना है। 97 भी नहीं करना है। क्या बोलो? मैम 193 करना है। 90 सेकंड पे अध्यापक कथन है ना, नंबर 5 पे करना है। मैम 193 करना है। हाँ ठीक है, कट कर दो, 197 भी कट हो जाएगा। मैम 193 बोलो करना क्या है। बोल रहे हो? 93 नहीं करना, बोल रहे हो 93 ऑनलाइन स्टूडेंट? 93 तालिका के नीचे वाले नहीं 93 की करने। टेबल करनी है, किसने बोला? 93 की टेबल करनी है, उसके बाद नहीं करना।
93 पे जो टेबल है ना वो करना है, ठीक है। ये देखो 193 की टेबल करनी है, इसके बाद नहीं करना, नीचे नहीं करना, ये नहीं करना, यस मैम, ठीक है। यस मैम। 194 को 96 अरे कहाँ चला गया। फिर उसके बाद 94 कट जाएगा, 95 कट, 96 97 सब कट, 98 भी कट, 99 पे 3 करना है, देखो टेबल में से सारा नहीं करना, नंबर 1 नंबर 5 नंबर 6 करना है बस, ठीक है। 199 मैम एक जो बार और टेबल है ना, बता नंबर दीजिए। 1 नंबर 5 नंबर 6 करना है, ठीक है। नंबर 5 नंबर 6 एक बार रिपीट करना फिर से। उसके बाद इम्पोर्टेंस हमने पहले टिक कर रखा है, सीमाएं यहाँ पे कर देना, 200 पेज नंबर पे सीमाएं क्या करना है, सीमाएं तो करनी है, लिमिटेशन तो करना है भाई, सावधानियां करनी है, हाँ ये बताओ। सावधानियां नहीं करनी, काटो, कुछ नहीं करना, इम्पोर्टेंस पहले कर चुके ना, यहाँ सीमाएं करनी है बस, ठीक है। लिमिटेशन खत्म, ये क्वेश्चन खत्म और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी एक टॉपिक और रह गया था, कौन सा रह गया था, ये ले लो, सीमाएं करनी है, सावधानियां नहीं करनी। अभी ये इतना बड़ा बुक में दिख रहा है ना, इसलिए जब लिखने बैठोगे तो ज्यादा नहीं है। फोर्थ यूनिट में भी कुछ रह रहा है पर ख्याल में आया नहीं रहा है। देखिए पीछे से पता चल जाएगा मैम आई थिंक रीडिंग नहीं करा है लास्ट के 2 टॉपिक पेपर 3 में ग्रेडिंग मैंने समझा दिया था, रीडिंग भी हो रखा है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रह गया, बस तीनों में एक ही रह गया। Class, this is our last topic of paper 3, continuous and comprehensive evaluation. पेज नंबर 287 287 Last topic. 287 तो बोला। इंग्लिश में कितना पेज नंबर है मैडम? तो अच्छा और खेल में तो मैम इंग्लिश में कौन सा पेज नंबर बुक का? एक मिनट पेज नंबर बता रही हूँ। इंग्लिश में 245, हिंदी में बताइए। 287। इंग्लिश 245, हिंदी 287। इंग्लिश 245, हिंदी 287। छोटा सही है। व्यापक एवं निरंतर मूल्यांकन, व्यापक एवं निरंतर मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? बच्चों को डेवलपमेंट के ओवरऑल एस्पेक्ट में देखना, बच्चे की क्या प्रोग्रेस रही, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट के हर एक एस्पेक्ट में हम बच्चे की प्रोग्रेस की बात करते हैं ना, तो उसको हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। उसमें सिर्फ हम असेसमेंट नहीं बोलते। जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं उससे क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पता लग रही है, लेकिन वो एक छोटा सा टर्म है, हम खाली इंटेलिजेंस लेवल देख रहे हैं बच्चे का, बाकी नहीं देख रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के एस्पेक्ट। लेकिन जब इवैल्यूएशन बोलेंगे, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट की हम बात करेंगे कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसा है, मोरल कैसा है, फिजिकल कैसा है, सबकी बात हम करते हैं क्लास, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्यापक, सिर्फ एक फील्ड की बात ना करके हम डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। फिर था कंटिन्यूअस, अगर इवैल्यूएशन हो रहा है ना, कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ये नहीं कि 2 महीने में 3 महीने में एक टेस्ट ले लिया, एक एक्टिविटी कराई, उससे हमने देखा क्या प्रोग्रेस है, फिर 6 महीने बाद करा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये हमारे सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। फिर इसको रिमूव भी कर लिया गया क्योंकि टीचर्स पे बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा था, हाँ, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट हुआ था अभी 4 साल पहले, 4 साल ही हो गए, 4-5 साल पहले हटा लिया गया सीसी लगाया गया था,
उसमें टीचर ऐसे पागलों की तरह भागते ही रहते थे, पढ़ाना कम है, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी वो एक्टिविटी, इतना ज्यादा बर्डन था, सबने कंप्लेन कर दिया टीचर्स ने कि भाई ये सक्सेसफुल नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सीसी को इसलिए हटा लिया गया, बीच में थोड़ा स्मूथ चला, अभी भी सब पागलों की तरह भागी रहे हैं हर चीज, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी भी मेरे बेटे का भी मैं थक जाती हूँ, इतने वर्किंग है, बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं, इतना टाइम कहाँ होता है, संडे भी बिजी चला जाता है, इतनी सारी एक्टिविटी, कितना थोड़ा होल्ड ऑन करो या डेट डिसाइड करो रोज के रोज, आज ये है कल वो है परसों वो है, यही करते रहो, कितना करते रहो, एक लिमिट में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा पेरेंट्स के लिए भी बर्डन हो जाता है, टीचर्स के लिए भी हरासमेंट ही है, वो पढ़ाएगा कि रोज 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 यही, उसकी प्रिपरेशन में आधा टाइम चला गया, नॉलेज वैसे ही जीरो होती जा रही है, बच्चों की इतनी खत्म है आज की जनरेशन के, सही बता रहे और खत्म हो जाएगी लगता है आगे जाते जाते, इतना सिस्टम खराब होता जा रहा है, इतना लगता है। बाकी चीजों के पीछे जाइए, मैं तो कह ही नहीं रही, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उसमें एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ये बैलेंस बन नहीं पा रहा है, वो अंधाधुंध रेस में भागने वाली बात हो जा रही है, उसी के पीछे भाग रहे हैं, मेन चीज तो तुम्हारी छूटी जाएगी फिर, ठीक है। बच्चों को क्या ही समझ आएगा, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट किया गया था बाय सीबीएसई, लेकिन इसको हटा लिया गया था, लेकिन अभी फिर से मुझे लग रहा है वही सब चीजें चल रही है। अब देखो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन से फायदा क्या होता है, कंटिन्यूटी में अगर इवैल्यूएशन चले तो टीचर्स को स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में अंदाजा रहता है, कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट्स को भी अपने डिफरेंसेस पता रहते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस की आप वो कहाँ लाई करता है पूरी क्लास में, ठीक है। मैम ये 30 बच्चों का टीचर को ध्यान रखना पड़ेगा एक एक चीज, हाँ रखना ही, अभी भी कौन सा नहीं रखना पड़ रहा, अभी भी रखना पड़ता, वो सारा वो डेटा वेटा सब रिकॉर्ड माँ बाप का नाम इनकम तुम्हें जुबानी याद हो जाएगा पूरे एकेडमिक साल में, जितनी बुरी हालत है टीचरों की स्कूलों में। अरे बड़ी डिग्री पढ़ो, बड़ों को पढ़ाओ, पागल कर देते आजकल मजदूरी वाली फीलिंग आती है। नहीं हायर स्टडीज करो, बड़ी क्लासेस में जाओ, ज्यादा टेंशन नहीं बड़ी, एक तुम लोगों को छोड़ दे एक्सेप्शनल के जो इतनी बातें करते हो, अदरवाइज तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई, तुम्हें अच्छे बच्चे मिलेंगे तो वो सुन लेंगे। लेकिन आजकल बड़े भी ज्यादा बदतमीज हो रहे हैं, अरे ये बड़े नहीं, एडोलेसेंट छोड़ दो, सीधा चलो आगे की बात करो, ग्रेजुएशन पीजी नेट आगे, ये लेवल ही बेकार है बीच वाला, जितने का पढ़ाना नहीं उतने की सरदर्दी इतनी ज्यादा है, बिल्कुल बेकार, ठीक है। नहीं वो बहुत ज्यादा है, मतलब पढ़ाई लिखाई से ज्यादा ना आलतू फालतू दुनिया जहां ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड, पढ़ाने तक भी रहे, चलो डेवलपमेंट की भी बात करें उसके भी कर लो, वो ये तो एडमिन डिपार्टमेंट हैंडल कर ले है, सब टीचरों को ही पता है, सब रखते हैं आखिर क्लास टीचर अगर आप बन गए हो, आपको हर एक बच्चे का सारा रिकॉर्ड 30 बच्चों का पूरा साल मेंटेन करना पूरा पता होना चाहिए। उसके नाखून कटे हैं आज नहीं कटे, यहाँ से लेकर तक के पूरा मतलब क्या वो लंच पूरा खत्म कर रहे हैं, आप क्लास में हो या नहीं हो, एक बच्चे का, छोटे बच्चे का तो और आप माए चलिए एंट्री हो जाएगा, कंप्लेन हो जाएगी, ठीक है। पीआरटी लेवल का बता दिया, सब जगह ऐसे ही है, पीआरटी को छोटे बच्चों की तो सरदर्दी ज्यादा ही है। मैम जो जिसने ग्रेजुएशन और बीएड किया वो कैसे पढ़ा सकती है, ग्रेजुएशन और बीएड टीजीटी 10th, लेकिन स्टार्टिंग में देते नहीं है, पर आप एलिजिबल हो जाएंगे, एलिजिबल 11 पीजी वाले 11 पहले तो नहीं देते, पहले अच्छा स्कूल कोई देगा ही नहीं, स्टार्टिंग वाले को देते ही, जो छोटे में ही रखते हैं 6 7 ये नहीं, गवर्नमेंट वाले में देते हैं, गवर्नमेंट में देते हैं। देखिए और क्या होता है, कंटिन्यूटी में जब होगा तो आप वैल्यूएबल डेटा गैदर करते हो, रिमेडियल स्ट्रेटजीज आपको पता चलती है, अगर बच्चा कहीं लैग कर रहा है ना तो आपको उसको रिमेडियल टीचिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। कवरिंग एकेडमिक एंड स्कॉलास्टिक एरियाज, एकेडमिक जो एरियाज है एंड स्कॉलास्टिक जो एरियाज है वो कवर कितने हो रही है। टेस्टिंग ऑफ टीचर्स ओन टीचिंग, आप कैसा पढ़ाया, बच्चा फेल हुआ नहीं कि आप क्या पढ़ाया मैम आपने, आपके बच्चे फेल हो गए, ठीक है, ओन टीचिंग। उसके बाद फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट पता लगेगा आपको, कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर, सालों भर ये चलता था। कॉम्प्रिहेंसिव से क्या फायदा, व्यापक, जब आप डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट की बात कर रहे हो तब क्या होगा, ओवरऑल ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, असेसमेंट हो रही है, क्योंकि डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट की आप बात कर रहे हो। फिर टेस्टिंग बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक अचीवमेंट की भी बात कर रहे हो, उसमें डांस में बच्चा कैसा है, म्यूजिक में कैसा है, सब आपको पता है, ड्राइंग में कैसा है, ठीक है, अदर को करिकुलर एक्टिविटीज में।
रोल ऑफ स्कूल भी पता लगता है इसमें, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में स्कूल कैसा है, वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहा है या ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। हार्मोनियस डेवलपमेंट मतलब सारे डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट एक साथ डेवलप हो रहे हैं। इंडिविजुअल एंड सोशल वैल्यूज डेवलपमेंट हो रही है, एक्टिविटीज रिलेटेड करिकुलम कराए जा रहे हैं। कुछ बोल रहे हो आप? अब एडवांटेज क्या है, सीसी जब इम्प्लीमेंट किया गया था, जब कुछ फायदा दिखा होगा जब भी किया होगा, फिर कुछ नुकसान दिखा होगा जब हटा लिया गया, बहुत हुआ तो टीचरों ने तो पूरा वो कर दिया, सबने मना कर दिया, गवर्नमेंट टीचर हो कि प्राइवेट टीचर हो, सब पागल हो गए थे, लास्ट में जाके हटा लिया सीसी। हटाते क्या है, ये इसको हटा देते, विड्रॉ कर लेंगे, फिर किसी और नाम से थोप देंगे, चीजें तो वही चल रही है, चीजें तो वही चल रही है। वो हटा लिया कि भाई टीचर्स ने कंप्लेन कर रहे हैं, दुनिया जहां नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, सीसी विड्रॉ कर लिया गया, फिर किसी एडीपी के नाम पे फिर डाल दिया गया, फिर तो चीजें वही चल रही है, चली तो रही है, सब जगह तो वही चल रहा है। Advantages and importance of CC, removes weakness and deficiencies, बच्चे में अगर कोई कमी है, डेफिशिएंसी है, उसको आप हटा सकते हो क्योंकि वो कंटिन्यूटी में होता रहेगा और कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। Improves teaching learning process, feedback to children and teacher, बच्चे को भी फीडबैक मिल रहा है, साथ में साथ टीचर को भी फीडबैक मिल रहा है। लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी हैबिट, लाइब्रेरी कंसल्टेशन, लाइब्रेरी हैबिट मतलब लाइब्रेरी रीडिंग के लिए अगर जा रहे उसकी हैबिट, सेल्फ स्टडी हैबिट, ठीक है, तो ये अच्छी हैबिट्स आप डेवलप कर सकते हो इन मेथड से, कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हो बच्चे का, रिमेडियल टीचिंग में हेल्पफुल रहेगा, स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज जब बच्चा करता है तो उसको लगेगा कि अगर मैं पढ़ने में अच्छा नहीं तो मैं डांस में या गेम में अच्छा हूँ, ठीक है, तो मोटिवेट होगा। टीचर को रेस्पेक्ट, इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स विल बी इरेडिकेटेड, इनडिसिप्लिन जो क्रिएट होती है वो इरेडिकेट हो जाएगी क्योंकि रेगुलर इवैल्यूएशन चलता रहेगा। ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, रेगुलर और पंक्चुअलिटी आएगी बच्चे में, नॉलेज ऑफ अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स पता रहेगा, रीइंफोर्समेंट रहता है बच्चों के लिए, मोटिवेटिंग रहेगा। अपडेट द जजमेंट ऑफ प्रोग्रेस, अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो अचीव कर पाओगे। एडवांस प्रिपरेशन ऑफ लेसन, लेसन आप तो अभी भी कर ही रहे हो, लेसन प्लान बिना बनाना तो मतलब नहीं, अच्छे स्कूलों में सब में लेसन प्लान आपको बना के ही जाना पड़ता है। एडवांस प्रिपरेशन, कोलास्टिक एंड नॉन कोलास्टिक एस्पेक्ट्स, ठीक है, ग्रेडिंग द स्टूडेंट्स, अब लिमिटेशन क्या क्या है, ठीक है, फेवरेटिज्म एंड बायसनेस, हर टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होता है, तुम चाहे कितना भी फेयर रहने की कोशिश करो, जो आपकी बात मानेगा, जो काम करके लाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो होता ही है टीचर बायस। और कोई अब वो नालायक है उसको नहीं दे रहा, 10 बार बोल देंगे बात भी, मतलब ही नहीं, कितने भी अच्छे टीचर हो, चाहे मैं बोलूं मैं 100% फेयर हो जाऊं, सबके लिए होता ही नहीं, कुछ बच्चे हैं जो ऑब्वियसली होते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है, तुम मशीन थोड़ी हो कि फेयर बोल दो तो फेयर हो जाएगा, वो जहां इमोशन इन्वॉल्व होता है, जहां चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो हो ही जाएगा, तो होता है बायसनेस, ठीक है। फिर क्राउडेड क्लासरूम में सक्सेसफुल नहीं है, हर एक बच्चे का कंटिन्यूटी और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जहां एक क्लास में 50-50 बच्चे हैं, ठीक है, 60-60 बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में वहां रिकॉर्ड मेंटेन करना, हर एक को एक्टिविटी करवाना, हर एक का रिकॉर्ड रखना, हर एक का प्रोग्रेस चेक करना इतना आसान नहीं, ठीक है। इनसिक्योरिटी फॉर स्टूडेंट्स, इनसिक्योरिटी फॉर स्टूडेंट मतलब बच्चों को धमकाना टीचर्स को, क्योंकि उनके नंबर कम आएंगे, फिर टीचर्स पे सवाल उठेगा, तो इस चक्कर में बच्चों को, ठीक है, डराते भी नहीं है एक्चुअली, वो धमकाते में पढ़ लो तो कहीं बच्चा, हर बच्चा तो पढ़ने वाला होता नहीं, तो कहीं उनके मन में डर ना बैठ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, इतनी एक्टिविटी थी मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं होती टीचर के पास, सीसी में, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। लैक ऑफ डेवोटेड टीचर्स, डेवोटेड वाला भी पागल हो जाएगा, ऐसी हालत हो गई थी, लैक ऑफ डेवोटेड टीचर, डेवोटेड वाले की हालत खराब कर दी थी इन लोगों ने, ठीक है। अनअवेयर ऑफ स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड भी ना जाने सीसी इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है। मान लो एक्टिविटी करानी, इतनी महंगी चीजें लग रही है, मैंने बोल दिया, कोई नहीं ला पाया तो बैकग्राउंड का अंदाजा होगा, उस हिसाब से आप एक्टिविटी सेट करोगे ताकि हर कोई सामान ला सके, हर कोई कर पाए। लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड प्यूपिल, अगर इंटरेक्शन कम है टीचर और बच्चे में तो ये वर्क नहीं करेगा। गिव राइज टू ब्राइबरी, antisocial acts like bribery and students who give huge amount of money to get poor grade, जिनको आ रहा है वो bribery घूस देने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो सीसी में आपको यही सब लिखना है, क्या होता है, एडवांटेज क्या होती है और लिमिटेशन क्या होती है, बस इतना लिखना है, ये खत्म।
अब ऑनलाइन स्टूडेंट में कोई गुरुग्राम का स्टूडेंट है क्या? यस मैम। ऑफलाइन में ये है और ऑनलाइन में कौन है? मैम मैं हूँ ओशिका। आप हो? मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेजे थे, आपको मिल गए? यस मैम। मिल गया तो वो जो मैंने टिक करके भेजे ना वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? वो लॉन्ग क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट बता दिए, बाकी जो है आपको शॉर्ट में करना है। ओके मैम। क्लास में क्या है? मैम कुरुक्षेत्र वाले को नहीं मिला है क्या? आप बताइए, आपका देखो ये अभी तीनों पेपर आपका कंप्लीट हो गया, अब एग्जाम भी है गुरुग्राम वालों की कल से, तो किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद तो फिर आपका वो लगेगा सीधा टीचिंग सब्जेक्ट लगेगा फिर, ठीक है? मैम उसकी क्लासेस लगेगी? हाँ लगेगी, शायद लगेंगे, तो हमने इतना मैम ये प्लान किया कुरुक्षेत्र वाले का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिला है। क्लास। अरे ऑनलाइन वाले बोल रहे कुछ, थोड़ा शांति बोलिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मिला नहीं है मैम मुझे। कुरुक्षेत्र का हम दे देंगे, ठीक है? अभी टाइम है ना, आपका भी दे देते हैं हम। एमडीयू का मिल गया होगा, कुरुक्षेत्र का भी दे देंगे। कुरुक्षेत्र का एक बार बता दो। मैम एमडीयू वाले की मिल गई क्या? क्या बता रहे हैं बोलिए मैम। नेक्स्ट वाले के लिए मैसेज आएगा आपका, आपको टीचिंग मैम CRUS वाली की मिल गई क्या क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? किसकी? कुरुक्षेत्र वाले की ना? कुरुक्षेत्र वाले की भी नहीं मिली है। मिल गए मे बी। अभी तो बोल रहे हैं कि नहीं मिला है। अरे देख क्या है मैम। मैम CRUS वालों की मिल 11, गई क्या? 18 to 25 है ना? हाँ जी, आप बोलिए क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? कुरुक्षेत्र का आपको मिल जाएगा, और बताइए। मैम एमडीयू वालों के? CRUS वालों की गुरुग्राम वालों बच्चों, कल एग्जाम है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपने पढ़ने पे फोकस करिए। बोलिए मैम एमडीयू वाले के CRUS वालों की इम्पोर्टेंट PVI क्वेश्चन। क्वेश्चन मिल गई क्या? ये बात नहीं करिए। हम बोलिए, क्या बोल रहे हैं? CRUS वालों की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गई क्या? सीआरएसयू और एमडीयू वालों की सेम ही होती है, कुरुक्षेत्र का सिलेबस अलग होता है, उसके लिए अलग से आएगा। आप बताइए, और बताइए। मैम एमडीयू के क्वेश्चन मैम एमडीयू सीआरएसयू वालों एमडीयू का सेम सिलेबस है। के? ओके मैम एमडीयू वालों के एग्जाम्स कब से होंगे? ठीक है, सिर्फ कुरुक्षेत्र वालों को मैं अलग से भेजूंगी क्योंकि उनका सिलेबस अलग है। सीआरएसयू एमडीयू सेम सिलेबस सेम क्वेश्चन। आगे बोलिए। और मैम एमडीयू वालों के एग्जाम्स कब से स्टार्ट होंगे? अभी टाइम है बेटा, मई एंड मान के चलो, अपनी प्रिपरेशन रखो, ठीक है? जून में हो सकता है, नहीं तो मई एंड में। जून में चांसेस ज्यादा होते हैं, पर अपनी प्रिपरेशन रखो। कुरुक्षेत्र वाले का मैम कब होगा? टॉपिक के कुरुक्षेत्र रिगार्डिंग कोई इश्यू है तो बताइए, टॉपिक के रिगार्डिंग। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कब एग्जाम होगा मैम? हाँ बोलिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एग्जाम डेट? स्कूल वाली क्लास की फीस दे देते हैं, सही। हाँ जी मैम बोलिए। CRUS वालों की एग्जाम कब से होगी? देखिए, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने को मैंने नहीं बोला है, यू कैन आस्क मी टू मैम, ठीक है? आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बताइए। इस पेपर 3 से कितना लॉन्ग क्वेश्चन आएगा मैम? 5 या 4? क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स के आते हैं, जो क्वेश्चन वही आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है? बाकी 4 मार्क्स के जो शॉर्ट नोट आते हैं वो आएंगे, ठीक है? 4 यूनिट में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। कितने वर्ड में लिखने होंगे मैम? 500? 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। और कितने मैम ने वर्ड? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भेज रखे हैं ग्रुप में, उसको देखिए, आपको पैटर्न का आइडिया लग जाएगा। कितने मैम कितने वर्ड में लिखने होंगे? अरे इसमें तो नेक्स्ट स्टूडेंट बैठे हैं ना, कौन सा टीचिंग का पेपर शुरू हो रहा है? हाँ हाँ पढ़ाएंगे। मैम ओवरऑल क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगी? बेटा 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, बाकी शॉर्ट नोट आएगा, शॉर्ट नोट।
अच्छा 4 यूनिट में से ना ऑप्शन आता है, उसमें से भी एक यूनिट में 2 ऑप्शन आता है, जिसमें से एक एक करना होता है। आपने अभी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा अभी तक? प्रीवियस ईयर पेपर में हमने भेज रखा है, लास्ट 5 ईयर उसको चेक करिए, पैटर्न देखिए। पहले मैम ऐसे मैं नहीं पढ़ ग्रुप के में जाना होता है नहीं एग्जाम हूँ। में, पैटर्न इम्पोर्टेंट होता है। कैसे लिखना मैम है, कैसे लिखोगे, कैसे लिखना, वो तो पता होना चाहिए ना आपको। और बताइए मैम यहाँ मैम मैं ग्रुप में नहीं। मैम पूछना है तो देखिए। अच्छी बात है, अच्छा करते हैं। मैम अभी तक बुक नहीं खोली है हमने ढंग से। तो ये तो और गलत बात है, बुक नहीं खोली है, कल एग्जाम में बुक नहीं खोली है। मैम खोली है, नहीं खोली है, पर क्या कहते हैं अच्छे से नहीं खोली। हम एग्जाम में जो नंबर आएंगे ना तब बचेंगे। आ तो जाए पहले नंबर। और कोई है यहाँ पे गुरुग्राम वाला हो या वैसे हो, तीनों पेपर का पूछ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया ना, आंसर नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी। मैम पढ़ोगे वैसे सवाल। हाँ, कोई बैग लेके मत आ जाना। हेलो मैम। रख देंगे हर जगह एकदम। पढ़ के आना। अरे पेपर वालों को थोड़ी पता, हमारी पता नहीं, हमारे बच्चों का बैग आएगा, मुझे कहाँ पढ़ा रहे थे, कौन सी टीचर पढ़ा रही थी। स्टार बना देना। चलो चलो क्लास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से चलो आया? प्राइमरी क्वेश्चन क्वेश्चन एनालिसिस में जिसको बोलूंगी वो एक्सप्लेन करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया मैम। क्लास चुप। क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ पे आया? नहीं आया है। नीतू मैम ने भेजा तो है ग्रुप में, आप ध्यान से देखिए। वो नोट्स टाइप का है, क्वेश्चन नहीं है। नहीं 5 ईयर भेज रखे, नीतू मैम ने बोला है, मुझे दिखा रही थी। 5 ईयर क्वेश्चन उन्होंने भेज रखे हैं, आप पता करिए आया हुआ है। 5 ईयर क्वेश्चन मैम ने भेज रखे हैं ना? हाँ भेज रखे, देखिए सब बोल रहे हैं भेज रखा है। वो तो बहुत पहले भेज दिया था। हाँ बहुत पहले का भेजा हुआ है, आप चेक करिए एक बार। इसमें क्या कुछ पूछना है? यस मैम, भेज तो दिया है। मैम ये नहीं है, बस दो सब्जेक्ट। अच्छा सोशल साइंस। मैम अरे हाँ, इसलिए टिक करवाते हैं, पहले कौन सा यूनिवर्सिटी रहती है, पहले इंग्लिश। ये पेडागोजी एनालिसिस किसी एक टॉपिक का तो आता ही है। लेसन प्लान तो इसी में पेडागोजी में आएगा हमारे पेपर। एक तो आएगा फिक्स है, लेसन प्लान तो आता ही है किसी भी टॉपिक को। इस वाले ईयर में भी लेसन प्लान नहीं, मुझे नहीं आता, लेसन तो बता दो सेकंड ईयर में नहीं, फर्स्ट में भी होता है टीचिंग सब्जेक्ट्स में है। टीचिंग सब्जेक्ट। इसका रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगा मैम आपका, आपके वीडियो का? रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे है, मैम शेयर करती है तो लिंक में। आप लोग ग्रुप में होते हो ना, फिर ऐसी बातें बोलते हो। ग्रुप में होता है ना, ग्रुप में पिछले मैम ने बोले वो आप सब्सक्राइब कर दो, वहीं जाके चेक कर सकते। और नोटिफिकेशन भी तो आता है सब्सक्राइब करने के बाद। अरे वो सब तो मैम पता है ही नहीं, लिंक है ही नहीं। ये तो गूगल ड्राइव पे भी होता है। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मैम यूट्यूब का चैनल का नाम पता नहीं है ना, कौन सा चैनल है? तो एक बार लिंक भेज दिया था ना, तो अगर आपको देखो नहीं मिल रही चीजें तो फोन करो, पता करो, इंस्टीट्यूट में फोन करो, बोलो कि मैम मुझे नहीं पता, तो मैम लिंक भेज देंगी, वहां पे सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आता रहता है ऊपर से वीडियोस का। हाँ वो तो पता चल जाएगा, अभी तक पता नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप ना फोन करके नीतू मैम से पूछ लीजिए एक बार जो नहीं पता। ठीक है ठीक है। ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन तीनों आपके पेपर यहाँ पे कंप्लीट है। अब मैंने आपको टाइम दिया, आपने क्वेरीज पूछी नहीं, फिर बाद में कोई आया, बाद में ऐसा होता है बाद में बच्चे आते हैं मैम के पास, ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, फिर बाद में पता चला मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ क्लासेस के लिए, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आपके लिए बोल रहे हैं, अगर कोई डाउट है, कुछ है, सोच लो, देख लो कि हाँ ये टॉपिक है, मैं पढ़ रही थी, मुझे दिक्कत आ रही थी, कुछ भी है, जो भी है, अभी आपको टाइम मिल रहा है, पूछना है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर टीचिंग सब्जेक्ट में जाने टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो सीधा फिर टीचिंग सब्जेक्ट ही करेंगे सीधा।
हमारा बाकी का पढ़ाओगे? भाई ये आपका तो होगा ना, 5th जेंडर वाला शुरू हो रहा है पेपर। फिर हमारा 2 ही बच जाएगा। मैम नेक्स्ट संडे को ये वाली बुक स्टार्ट करेंगे पे। देखते हैं कौन सा कराएंगे, कौन सा कराएंगे हम देखते हैं। मैम मेन टीचिंग सब्जेक्ट अब आप कौन सा पढ़ाएंगे? क्या हुआ? मेन टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो आप कौन सा पढ़ाएंगे अब? टीचिंग सब्जेक्ट के लिए आपके पास मैसेज आएगा, अभी शेड्यूल हमारा बना नहीं है, हम आपको भेजेंगे। ओके मैम, ठीक है। ओके। देखो सीटी वगैरह तो इसी पेपर में पढ़ लोगे तो नहीं टिक करोगे, आएगा भी तो यहाँ से उठा के लिख लेना। अरे अनम्यूटेड, म्यूट, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग, थोड़ा सा अपने माइक का ध्यान रखा कीजिए। मैम अगले सैटरडे को क्लास लगवा दो। स्कूल चल रही है, मैं देखती हूँ। ठीक है, जितना जल्दी हो जाएगा खत्म तो उतना सही रहेगा। ऑनलाइन लगाएंगे अरे तुझे देखी थी ग्रुप में नहीं आज मैं तेरे को दिखाऊंगा वीडियो। कॉलेज कैसा है? मैम एक बार आप ध्यान से बोल दीजिएगा ना कि ग्रुप इसमें ये सब यूट्यूब चैनल का किलोमीटर दूर है। क्लास ये अपना बाहर निकल के डिस्कस कर लीजिएगा, अभी टॉपिक से रिलेटेड लेकिन बाकी पढ़ के जाना है। ठीक है, ये मोस्ट हमें क्या पता चलेगा कुरुक्षेत्र में क्या आ रहा है? आपको बताएंगे ना, जैसे एमडी वालों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा, आपका कुरुक्षेत्र वालों को मिल जाएगा। मैम आपने तो कुछ पढ़ाई है, अगर क्वेश्चन उसमें से नहीं हो डिस्कस हुआ होगा तो आप अपना टॉपिक देख के कर लीजिएगा ना। मतलब जैसे कि मान लो अभी कुछ क्वेश्चन हमने पूरी बुक पढ़ी है और फोर्थ भी ये सब बोल रहे हो या कोई सी भी कोई सारी बुक पढ़ी है, मतलब सबकी सेम क्लास हुई है। हाँ। और तो आपकी एक्स्ट्रा टॉपिक्स का लगवाएंगे क्लास में, तो भी बात करनी है ना मुझे। एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, कुरुक्षेत्र वालों को तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, आपको तो एनईपी 2020 भी डाल रखा है, इनको थोड़ी पढ़ना है, आपको तो पढ़ना है। अरे 2005 तो करिकुलम फ्रेमवर्क है, पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप लोगों को 2020 नहीं पढ़ना था, कुरुक्षेत्र वालों को तो 2020 भी पढ़ना है। नहीं मैं लगाऊंगी क्लासेस में, बोल रही हूँ टाइम है भी नहीं, आप लोग अभी लगवा के खत्म करना है। ये सब एक्स्ट्रा वाला क्लास में लगेगा मैम? बिल्कुल कराते हैं। और बताइए। हाँ जी बोलिए। अरे तुम्हारा तो नजदीक है हमारे, अच्छी बात है ना, तुम भी दे देना, हम तो नहीं जा रहे। भारत माता की जय मैंने बुक पे नाम लिख दिया। तुम दोनों गए थे क्या? हां नानी और मैं गए थे दोनों। और बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट केयू के वाले जो है उनकी क्लासेस लगाई नहीं जाएगी? कब लगाएंगे? यूके की कब लगाएंगे मैम? क्या कुरुक्षेत्र की कब क्लास लगेंगी? क्या कह रहे हो? कुरुक्षेत्र वालों की? हाँ कुरुक्षेत्र वालों की अभी शेड्यूल भेजते हैं, हमको आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगले वीक में या इसी वीक में? क्या कह रहे हो? नेक्स्ट वीक या इसी वीक?
आईसीटी नेक्स्ट वीक में लगेगी या इसी वीक में लगेगी? कितनी क्लासेस लगेंगी कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में लगेगी या इसी वीक में? हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट वीक में सैटरडे तक लगेगी। ठीक है, देखते हैं अभी। ऑनलाइन ही लगेगी, जो एक्स्ट्रा क्लास लगेगी वो ऑनलाइन ही लगेगी। अभी देखते हैं हम। ठीक है, अरे ग्रुप में डाल दूंगी 2 मिनट में। मेहनत करती रहती हूँ, हिंदी की डालती हूँ। पढ़ेंगे तसल्ली के लिए मैम सीडीपी तो बहुत टफ होता है कि वो पर्सनालिटी वाला हो तो समझ नहीं आ रहा। बोला समझ नहीं आ रहा। एक कितने घिस के 1 घंटे से ज्यादा में पर्सनालिटी समझाई। पर्सनालिटी वाले का तो वीडियो देख लेना, आ जाएगा समझ में। अरे सीडीपी इजी है, पेपर 2 मुश्किल है। नहीं, पेपर 2 इजी है, सीडीपी मुश्किल है। मैम मेरे को तो सीडीपी कुछ भी नहीं समझ आ रहा। दिन पे आज पढ़ा था, भूल गई, पता नहीं क्या ही पढ़ा मैंने। मैम सीडीपी तो बहुत अच्छे से पढ़ाया। स्टेजेस के नाम याद करो, उस एज में बच्चा क्या क्या सीखते हो। तो छोटे बच्चे को भी इमेजिन करोगे तो लिख लोगे। वही इमेजिन करके बस पेपर लिख पाऊंगी मैम। स्टेजेस के नाम तो याद कर लोगी कि वो भी नहीं। क्राउडिंग कब सीखता है, चलना का तो बुद्धि का ही तो विकास हो रहा है। मैम वो भी मैम सारे मतलब थ्योरीज करने जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 1000 बार तो शुरू करने से पहले भी बोल चुकी है। मैम दो डिफिनेशन बताओ। मैंने बता तो दिया, भेज दिया भाई। तुम लोग कौन सी दुनिया में हो? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज तो दिया है ग्रुप में। नहीं मैम सबको नहीं है। अच्छा, अभी गुरुग्राम वालों का कल एग्जाम है ना, उनको भेजा होगा, आपको भी मिल जाएगा। अरे मैं ग्रुप पर डाल दूंगी, देख लेना सारे। ग्रुप पर होना नहीं है। तू तो है सबसे कहीं। स्कैनर भी हो, कोई सवाल स्कैनर इसका। ये है प्रोग्राम में ऐड हो रखी है एमडीयू है ना। अभी शानो सब में आ रहे यूनिट 3 में तो क्वेश्चन पे टिक है ये। मैम ने भी किया है, मैंने थोड़ी ठीक किया है। स्कैनर दिखा और और क्या मैम पैथोलॉजी आप पढ़ाओगे? पैडेगॉजी पैडेगॉजी तो वही तो टीचिंग सब्जेक्ट की पैडेगॉजी तो पढ़नी है। तरीका पढ़ना है, कैसे पढ़ाते हैं। नहीं और मैम को लिंक दियो, क्या कहते हैं वो स्कैनर ग्रुप वाला वो पैडागॉजी मिला ये देखिए हिंदी में निकालना स्कैनर वो लिंक दे मैंने देना देखा उसको। था वो इजी पेपर आता है। पैडेगॉजी में तो लर्निंग टीचिंग में कुछ चीजें इवैल्यूएशन वगैरह पढ़ चुके हो तो वो इसमें आएगा। तो इवैल्यूएशन सीसी वगैरह इसी में पढ़ चुके हो तो वो आता है। मैंने पेपर ठीक देखा है, था कुछ लास्ट ईयर चीजें। का, उसमें कुछ ज्यादा नहीं था। ये था उसको आप पढ़ाओ। तेरा नाम क्या है? शिवानी। किसको भेजो? दो शिवानी ये देखो हिंदी वाले भाई किसको भाई जो छोड़ा है वो शॉर्ट में पढ़ के जाना। अरे ये तो छोड़ के चले जाना। किसको भेज इसको भेजना। क्या नाम है नंबर जो कोई मेरी कॉपी चोरी हो गई। मैथड से अरे इस छोड़ क्लास के में देख लिया। मैम फोटो भेजो तो प्ले करा हम क्या बोले कॉपी चोरी हो गई। ये पागली है। 98 क्लास। ठीक है, अब टीचिंग सब्जेक्ट रह गए, लिसन केयरफुली। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो बाद में जो इश्यूज आती है क्लास, बाद में इश्यूज आती है, बाद में उठ के आओगे ये टॉपिक नहीं हुआ, ये समझ नहीं आया, नोबडी विल लिसन। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। टीचर्स अवेलेबल नहीं होते इंस्टीट्यूट में, जगह टाइम बहुत कुछ देखना होता है। इतने सडनली कुछ भी मैनेज नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने आपको इतनी बार बोल दिया 3 पेपर कंप्लीट है मेरी साइड से, पूरे कंप्लीट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिले वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप पूरी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है पढ़ने की। ठीक है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके ऊपर है तीनों पेपर की। बाकी पैडागॉजी जो नया पेपर होने वाला है उसमें से जो चाहे आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबके ही भेजूंगी एक साथ ही। अभी 3 के भेज रखे हैं,
पेडागोजी वाले भी मैं टिक करके भेज दूंगी आपको। तो मैम ये बताओ तुम तो ये बुक सेल्फ स्टडी करनी है क्या? नहीं करनी है, पर उसके उतनी क्लास नहीं मिलेगी ना, इंपॉर्टेंट चीजें ही बता पाऊंगी मैं, उसके लिए बहुत क्लासेस नहीं मिलेंगी आपको, डीप नहीं होगा, डीप नहीं हो पाएगा। इनका नहीं हुआ इसलिए। तो हमारा तो बनाती है ना देखो। ऐसा नहीं है, वो हर बार ऐसे ही चलती है क्लासेस में, क्योंकि उसकी जो इवैल्यूएशन वगैरह का पार्ट है वो लर्निंग टीचिंग में कर चुके होते हैं। जल्दी स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ मैम ऐसे तो मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ा हुआ तो नहीं पढ़ता ही, लेकिन आपको कोई नहीं सेकंड ईयर का कल से स्कूल पेपर दे के आना कल से। क्यों आधी शुरू कर देते हैं, बहुत टाइम है, 4 मिनट तो है। नहीं यार पहले कल पेपर दे के आओ। पेपर लिख तो लेंगे, मिल तो जाने आज तो रीजन आएगी पूरी। पता है यहाँ पे ना एक वो चीटिंग वाला कर लियो, मेरे को कॉल मिला है, मैं उससे पढ़ के बताऊंगी। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, ठीक है, यू कैन लीव नाउ फॉर द डे, और बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।